वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वांगसन वन शॉट लेकर आई हूँ और ये फन फिक्शन हिस्टोरिकल है। और एफएफ स्टार्ट करने से पहले मैं एक कमेंट का रिप्लाई देना चाहता हूँ। मेरे एक सिस्टर का कहना है, उनका एक क्वेश्चन था मतलब कमेंट में, और मुझे समझा के बोलना था। चाहता तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे सकता था, पर मुझे लगा ये सही नहीं होगा क्योंकि अच्छे से समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो में जाके उनका रिप्लाई दे दूँ। तो उनका एक कमेंट था कि अगर विंग ने तोड़फोड़ करके वो वीडियो डिलीट मतलब ख़राब कर दिया था तो वांगजी को फिर कौन सी वीडियो पर ब्लैकमेल किया जा रहा था। मतलब विंग ने जो वीडियो तोड़फोड़ करके ख़राब किया था, जो सिन्हाओ ने उस क्लासरूम पर चुपके से रख दिया था वांगजी के लिए, क्योंकि सिन्हाओ को चुपके से वांगजी की तरफ से एक सबूत चाहिए था। ये वीडियो वो वीडियो अलग है। वांगजी की वीडियो कुछ बिजनेसमैन जो होटल पर रुका हुआ था, वांगजी जहाँ पर फंस गया था, उन लोगों ने वांगजी का वीडियो निकाला था। उस वीडियो को लीक करने के लिए मतलब वायरल करने के लिए वो ब्लैकमेल कर रहा था। ये कहा था कि उसकी वीडियो को वो पब्लिक में पोस्ट कर देगा जो पूरी दुनिया देखेगा। और सिन्हाओ ने उस क्लासरूम पर जो वीडियो मतलब जो कैमरा रखा हुआ था, वो सिन्हाओ ये चाहता था कि वांगजी का वहाँ पर वो एक छोटा मोटा क्या बोलती है बॉडी सेल के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेगा जहाँ पर एक वीडियो आएगा जहाँ पर दिखेगा कि वांगजी अपना खुद का बॉडी सेल करता है। सिन्हाओ को पता नहीं था वो इस काम में कितना सक्सेस हो सकता है, पर सिन्हाओ ने कोशिश किया था अगर ऐसा कोई वीडियो जो देख के पुलिस के जाके वो ये सबूत के तौर पर बता सके कि वांगजी खुद अपना बॉडी सेल करता है। जब पार्टी के साथ उसका डील सेटल नहीं हुआ, जब सही से नहीं हुआ, तो वो उल्टा पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और पार्टी के ऊपर केस कर दिया। तो सिन्हाओ ने ये सोचा था वहाँ पर बॉडी सेल के लिए कुछ ऐसा चीज़ करेगा जिससे वो वीडियो भी आ जाएगा, मतलब उस बिजनेसमैन को बचा सके, क्योंकि सिन्हाओ उन लोगों के साथ मिला हुआ था और जो गोल्डन नाइट जो बार था उस बार की ऑनर से भी मिला हुआ था। तो वांगजी के खिलाफ जो वीडियो जो पोस्ट करने वाला था, जो वायरल करने वाला था, वो वीडियो तो वांगजी के पास नहीं था। मतलब वांगजी के पास होने से क्या होता है, वीडियो कई सारा कॉपी होता है, पर सिन्हाओ ने जो कोशिश किया था वो वीडियो भी सक्सेसफुल हुआ था। और वही वीडियो जो विंग आके कंप्लीट किया था और विंग ही अनजाने में उस कैमरा को तोड़ भी दिया था, जिसकी वजह से वो सिन्हाओ वांगजी के खिलाफ सबूत नहीं दे पाता कि वांगजी ही गलत है। तो शायद मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि आखिर विंग ने कौन सा वीडियो मतलब कौन सा वीडियो तोड़ा था। ठीक है, तो चलिए आज का एफएफ की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हिस्टोरिकल है तो आप लोग समझ रही हो, मैं हिस्टोरिकल एक्सप्लेन करने में थोड़ा कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कम हिस्टोरिकल स्टोरी शेयर करती हूँ। तो अगर कुछ गलती हो जाता है तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। और हाँ, तो चलो मैं फिर से शुरू करती हूँ। स्टोरी की शुरुआत में जैसे कि एक मीटिंग चल रहा था जहाँ पर सारे देश के राजा वहाँ पर था, उस मीटिंग पर था। ये मीटिंग साल में एक बार जरूर होता है और ये एक कबीला में होता है। एक कबीला इस मीटिंग को रखता है और सारे कबीले के राजा इस कबीले में आके ज्वाइन होता है। और ये मीटिंग काफ़ी ज़रूरी भी है और आज यही मीटिंग चल रहा था। इस मीटिंग में सारे कबीले के राजा वो लेन देन की डिस्कशन करते हैं। लेन देन की डिस्कशन का मतलब है हमारी ज़रूरत की, हर रोज़ की ज़रूरत की सामान होता है, जो है दाल चावल सब्जी वगैरह, फ्रूट, जो भी सामान होता है, हमारा मिल्क, जो भी सामान होता है, उसकी लेन देन की बात होती है। जैसे कि रियल लाइफ में भी हर देश में हर चीज़ नहीं होता है, तो हमें वो चीज़ दूसरे देश से मंगवाना पड़ता है और यह हमारा सरकार करता है। तो हर राजा वो अपनी देश की वो चीज़ अपनी दूसरे कबीले में देता है और दूसरे कबीला भी उसके बदले में कुछ और चीज़ देता है, और यही सारी चीज़ के लेन देन का डिस्कशन चलता है और हर साल ये होता है। और इस साल भी आज वही मीटिंग्स चल रहा था। इन सारे राजाओं में से सबसे बड़ा उन्नति और अपने कामों की वजह से मशहूर है और अपनी खेती की वजह से मशहूर है, वो है लान कबीला। लान कबीला इस काम में सबसे आगे था, इसलिए सब लोग उसको रिस्पेक्ट देता था, क्योंकि उनकी वजह से उनके कबीले में बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है और उनके बदले वो लोग भी लान कबीले के राजा को कुछ न कुछ अपनी तरफ से जो भी चीज़ होता है वो लान कबीला को देता है। ऐसे लेन देन चलता रहता है और इस टाइम सारा मीटिंग्स लगभग ख़त्म होने ही वाला था।
सारे लोग मिलके सब लोग डिस्कस कर रहा था कि वो अपने राज्य से वो अपनी दूसरे सामने वाला राज्य को मतलब कबीले को क्या भेजने वाला है और वो अपने कबीले से वो क्या देने वाला है। तो ऐसे ही लेन देन हो गया था। उनमें से एक राजा था जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट था, क्योंकि 2 साल से उनके कबीले में ऐसा कोई खेती बाड़ी नहीं हुआ था। अभी वो सच में बहुत मुश्किल में था और इसीलिए आज का मीटिंग्स उन्होंने रखा था सबको इम्प्रेस करने के लिए, ताकि उसकी इस मेहमान नवाजी के लिए सब लोग थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाए और उसको जो ज़रूरत है वो मिल जाए। इस राजा का नाम था यांगदाओ और इस कबीले का नाम था लोटस फूल। जब यांगदाओ चुपचाप बस बैठा हुआ था निराश हो गया, क्योंकि उसके पास सच में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है वो जिसके साथ डील कर सके। पर फिलहाल वो जितना हो सके वो अपनी गांव के लोगों के लिए कर चुका था। जो एक चीज़ था वो था उसे लान वांगजी से लेना था। वो सबसे पहले था, वो सबसे अमीर था सभी राजाओं से। तो यांगदाओ लास्ट में वो उठ के खड़ा होता है और वो लानमांग जी को रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसके कबीले से कुछ अनाज भेजा जाए, मतलब इस साल की जितने भी सारे अनाज की ज़रूरत पड़ेगा वो अपनी गांव से भेजे। तभी लानमांग जी उठ के खड़ा होता है। ए लानमांग जी जो था, मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ ये लानमांग जी कैसा है। ए लानमांग जी बिल्कुल हार्टलेस पर्सन है, बेरहम इंसान, जिसके सीने में शायद ही दिल नहीं होगा। शायद वो पत्थर दिल का या फिर पत्थर इंसान होगा। किसी के लिए दया भाव इसके दिल में कुछ नहीं है, ना तो कोई इमोशन है और नहीं एक कोई किसी के साथ दया दिखाना चाहता है। अगर चाहे भी तो ये दया नहीं दिखा सकता, मतलब दया दिखाना नहीं चाहता और सबको ये बात पता है। इसलिए यांगदाओ थोड़ा डरा डरा था, शायद लानमांग जी उसकी बात नहीं मानेगा। इसलिए यांगदाओ उठ के पहले खड़ा होता है और वो सर को नीचे करते हुए वो लानमांग जी को कहता है, मुझे आपसे इस साल की जितने भी सारे अनाज की ज़रूरत पड़ेगा मुझे वो चाहिए। यांगदाओ की बात सुन के लानमांग जी थोड़ा सा स्माइल करता है। ये था ताना मारने जैसा। वांग जी थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जहाँ तक सबको पता है मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता। तभी यांगदाओ कहता है, जैसे कि योर हाइनेस आपको पता है मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है। जैसे कि 2 साल से मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि किसी की नज़र लग गया या फिर ऐसे भी कह सकता हूँ कि किसी ने हमारे गांव पर नज़र लगा दिया है। 2 साल से हमारी जो खेती बाड़ी का काम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप देख सकते हो, और इसलिए हम बहुत परेशान हैं हमारे गांव के लोगों के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तभी वांग जी कहता है, मैं किसी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। जब तक मुझे इसमें कोई भी लाभ दिखाई ना दे मैं उस काम पे नहीं जाता। इसका मतलब है अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं आप पे दया क्यों करूं? तभी यांगदाओ कहता है, क्योंकि मैं परेशान हूँ। वांग जी कहता है, ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं देना चाहता, क्योंकि मैंने सारा लेन देन सारे राजाओं के साथ मिलके कर लिया है, और अगर आपके साथ मैं कोई लेन देन करना भी चाहूँ तो आपके पास कुछ नहीं है मुझे देने के लिए। तभी यांगदाओ कहता है, अगर आप चाहो तो मैं कुछ दे सकता हूँ। तभी हंसते हुए वांग जी कहता है, क्या देना चाहते हो? वही लोटस सीड जो हमारे गांव की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हमारे कबीले में लोटस इतना खिलता है कि हमारे कबीले के भेड़ और पक्षी भी खा जाता है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता इससे मेरा कोई फ़ायदा होगा। तभी यांगदाओ कहता है, प्लीज़ आप एक बार सोच कर देखें। वांग जी कहता है, मेरा लास्ट वार्निंग है, मुझसे कोई रिक्वेस्ट ना किया जाए। ऐसा बोल के वांग जी बैठ जाता है। यांगदाओ निराश होकर वो अपनी जगह पर बैठ जाता है। यहाँ पर जिन कबीले के राजा भी था, जिन कबीले के राजा सोचता है बड़ा आया था सबको इनवाइट करके इतना खर्च करने में, उसे लगा था शायद वो हमारी मेहमान नवाजी करेगा तो शायद वो लानमांग जी को मना पाएगा। पर उसे नहीं पता कि ये इंसान कितना निर्दय है, ये किसी के ऊपर दया नहीं करता और इसने बेवकूफ़ी कर दी। एक तो इसकी कबीले का हालत इतना ख़राब है और इस मीटिंग में इतने सारे पैसे खर्च कर दिया। यांगदाओ इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो जो डील करना चाहता था वो डील नहीं कर पाया था। यांगदाओ बहुत ज़्यादा दयालु इंसान था, मतलब एक दयालु राजा था जो अपनी कबीले के बारे में वो हमेशा सोचता है और परेशान होता है। हमेशा अपनी कबीले की जो भलाई है वही काम करता है और वही कोशिश में लगा रहता है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि अपनी कबीले के लोगों को कोई परेशानी ना हो, पर वो कब तक और कितने टाइम के लिए कर सकता है?
2 साल से यांग दाओ इस चीज़ से जूझ रही है, पर फिलहाल अभी यांग दाओ निराश हो चुका है। उसे लगता है शायद उसके कबीले अब ख़त्म होने वाला है। यांग दाओ इसी सोच में वो अपसेट होकर बैठा हुआ था। वांग जी इधर बैठा हुआ था और सारे कबीले के राजाओं आपस में बातें चल रहा था। जब सब लोग आपस में बातें कर रहा था, वांग जी देख रहा था कि इस सभा में गड़बड़ चल रही है, मतलब उसकी पीठ पीछे उसकी बातें चल रही है। कोई कह रहा था ये कितना निर्दय है, कोई कहता है यांग दाओ कितना दयालु इंसान है, पर उसे कोई हेल्प नहीं मिला। कोई कह रहा था अगर मेरे दम में होता या फिर मेरे हाथ में होता तो ज़रूर मैं यांग दाओ की मदद करता। वांग जी को गुस्सा भी आ रहा था, पर वांग जी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी को कोई कुछ भी कह ले, वो अपने आप में खुश था। वो जैसा है वो बहुत अच्छा है। पर वहीं पर वांग जी के कान पर वांग जी की एक पर्सन जो वांग जी अपने साथ पर लेकर आया था उसकी सेफ्टी के लिए, उनमें से एक था जो वांग जी की हर टाइम वांग जी के साथ रहता है। सही क्या है गलत क्या है वो बीच बीच में टांग रहता है, जो वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो पर्सन वांग जी कान पर कहता है, योर हाइनेस, आपको नहीं लगता कि आपको हेल्प करना चाहिए? यांग दाओ बहुत ज़्यादा दयालु इंसान है, वो परेशान है, और अगर आप इस बार हेल्प करेंगे तो कभी न कभी इनकी तरफ से आपको भी हेल्प मिलेगा। तभी वांग जी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या तुम्हें दयालु इंसान के साथ रहना अच्छा लगता है? तभी वो पर्सन समझ गया था वो क्या है कहने की कोशिश कर रही है। वांग जी कहता है, अगर तुम्हें दयालु इंसान इतना पसंद है, मुझे लगता है तुम्हें यांग दाओ के पास छोड़कर जाना चाहिए। तभी वो पर्सन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए योर हाइनेस। तभी वांग जी कहता है, मेरी सवालों पर अगर सवाल खड़ा करोगे तो मैं तुम्हें खड़ा कर दूंगा बीच रास्तों पर, इस बात का याद रखना। तभी वो पीछे हट जाता है, और तभी जो जिन कबीले के राजा था वो इस चीज़ का मज़ा ले रहा था। वो ऐसा भी कह सकते हो वो यांग दाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए वो हंसते हुए वो यांग दाओ की और मज़े लेने के लिए यांग दाओ को कहता है, यांग दाओ, तुमने हमारी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ रखा नहीं है क्या? मैंने तो सुना था तुमने काफ़ी अच्छे से इंतज़ाम किया है, थोड़ा हमारे भी मनोरंजन कर दो। तभी यांग दाओ कहता है, हाँ, मैंने आपकी सेवा के लिए और भी कुछ रखा है। यांग दाओ इस टाइम परेशान तो था, पर वो इस चीज़ से बिल्कुल अनजान था कि जिन कबीले की राजा उसकी मज़े ले रही है। तभी यांग दाओ तालियां मारता है और उस टाइम कुछ नाचने के लिए कुछ लोग अंदर आता है। कम से कम वहाँ पर 25 से 30% था जो नाचने के लिए अंदर आ रहा था, और जो मेन कैरेक्टर था यहाँ पर जो डांस करने वाला था वो था 3 कैरेक्टर, 2 लड़का और 1 लड़की। जब वो 3% अंदर आ रहा था तब घुंघरू की नॉइस सुनाई देता है जो वांग जी कान पर बहुत तेज़ी से जा रहा था, और वांग जी को ये चीज़ बहुत गुस्सा दिला रहा था। पता नहीं क्यों वांग जी को घुंघरू की जो नॉइस है, घुंघरू की जो नॉइस है वो बहुत गुस्सा दिलाता है। वांग जी बस अपनी आंखें को टाइटली बंद कर लेता है और बस इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करता है। वांग जी निर्दय तो है, वो दयालु पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, पर गुस्सा करने से पहले वो खुद को कम से कम 5 से 10 मिनट कंट्रोल करता है, फिर जाके वो अपने गुस्से को बाहर निकालता है। जहाँ पर घुंघरू की वो नॉइस सुनाई दे रहा था वो धीरे धीरे अंदर आ रहा था। अंदर आते ही वो अपना डांस चालू कर देता है सबको एंटरटेनमेंट करने के लिए। वहाँ पर 3% नाच रहा था और तीनों ही अपनी अपनी घूंघट में था। नाचते नाचते तीनों ही धीरे धीरे अपनी घूंघट को उतार रहा था, और तीनों ही फेस में मास्क लगा हुआ था, मतलब पर्दा लगा हुआ था, जिसकी वजह से पूरे फेस नहीं देख रहा था। और वांग जी को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वांग जी इस चीज़ में ना तो इंटरेस्ट दिखाता है, नहीं तो वो इस डांस को, इस नाच को देख रहा था। वांग जी बस अल्कोहल पीते हुए वो अपनी सारी मीटिंग्स में किए हुए बात को याद कर रहा था, वो किसके साथ क्या डील किया है और वो आगे जाके वो क्या करना चाहेगा अपनी कबीले के लोगों के लिए, और वो अपनी कबीले को किस तरीके से और बढ़ाता जाएगा। वांग जी के दिमाग में हमेशा बस यही काम रहता है। वो पर ऐसा सोचते हुए वांग जी की नज़र एक पल के लिए उन सारी लड़कियों पर पड़ता है और लड़कों पर पड़ता है। वहाँ पर लड़की और लड़का मिक्स में डांस कर रहा था और सभी लोग रेड कपड़ों में था, मतलब रेड ग्राउंड में था। और तभी वांग जी जब डांस को एक पल के लिए अपनी नज़रें हटा के देखा था, तब वांग जी की नज़र एक नज़र पर पड़ता है जिसका फेस आधा ही दिख रहा था, बस उसकी आंखें दिख रहा था। वांग जी उस आंखें को देखते पता नहीं कि वो एक पल के लिए बस उसकी आंखें को देखता रहता है कि ये चीज़ है क्या। जब उसकी आंखें देखा था, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है, तो वांग जी का मन कर रहा था तो वो पर्सन कितना खूबसूरत होगा। वांग जी एक सेकंड में अपने सारे थॉट को अपने दिमाग से निकाल दिया था, मतलब वो सारे थॉट
ऐसे ही बाहर चला गया था उसकी आंखों को देख के। और वांग जी इस टाइम बस उस पर्सन को देख रहा था, और वो पर्सन वो बस नाचने में लगा हुआ था और इतना खूबसूरत तरीके से नाच रहा था। उस नाच की धुन और उस नाच की जो अदाएँ है, जो कला है, उस कला में वांग जी भी ऐसे खो रहा था। वो बस उसी पर्सन को देख रहा था और ऐसे नाचते नाचते एक टाइम पर सारे पर्सन, जितने सारे लोग डांस कर रहा था, वो सारे अपनी फेस की पर्दे भी हटा देता है और सबकी पर्दे हट जाता है। जब वांग जी उसे देखता है, उसकी फेस को देखता है, वांग जी बस खो गया था। वांग जी खुद समझ में नहीं आ रहा था वो अभी क्या देखा है और कौन सी चीज़ को देखा है। ये चीज़ है क्या, कोई बला है, या फिर वांग जी का शुरुआत हो गया था बर्बाद होने का। जो खूबसूरती वांग जी ने देखा था, शायद ही कोई उतर सकता है उसके दिल से। वो बिल्कुल बस चुका था वांग जी के मन में। वांग जी अल्कोहल भी भूल गया था कि उसके हाथ में अल्कोहल है, उसे पीना भी है। उसकी आँखें बस उसी की तरफ टिका हुआ था। जब डांस ख़त्म होता है, सब लोग वाहवाही दे रहा था उसकी डांस की। तब वांग जी को ख्याल आता है कि अब सब कुछ डांस ख़त्म हो चुका है। जब सारे लोग डांस ख़त्म कर जाए, वहाँ की राजाएं सारे लोग वहाँ पर पैसे उड़ाया जा रहा था और सब लोग तारीफ कर रहा था। और इसी के बीच जिन कबीले के जो राजा हैं, वो उस पर्सन की तरफ जाता है और उसकी हाथ को पकड़ने जाता है। मतलब हाथ को पकड़ के बस वो शायद चूमने वाला था, वो समझ में आ रहा था। पर वांग जी को इतना गुस्सा आता है, वांग जी गुस्से के मारे लाल हो गया था। वांग जी तुरंत उठ के खड़ा होता है और अपनी तलवार को निकालते कहता है, उसे छूना मत। तभी जिन कबीले के जो राजा था वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वांग जी वो तुरंत अपनी जगह से उठ के वो उसके पास आता है और अपनी तलवार से उसकी हाथ को हटाते हुए कहता है, इसे छूना मत। ऐसा बोल के वांग जी अपनी तलवार से वो जो घूंघट था, वांग जी उसके फेस पर उड़ा देता है और कहता है, ये चीज़ आज से मेरा है। तभी कबीले के सारे लोग हैरान हो जाता है कि वांग जी क्या बोल रही है। आज तक इसने कभी किसी के ऊपर नज़र तक नहीं डाला, किसी को घूम के देखा तक नहीं। दिल देने की बात तो कुछ और ही है। वांग जी अगर ऐसा बोल रही है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये चीज़ सिर्फ मेरा है। तभी वो पर्सन और उसके साथ जो और दो लोग था, वो दोनों उसको पकड़ता है और खींच के वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है, रुको। तभी एक पर्सन था जिसका नाम था जियान अली। जियान अली सबसे बड़ा था। अब तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा वो कौन है। वांग जी जिस तरह जियान अली को रोका था, जियान अली एक पल के लिए डर गया था और विंग जियान अली के पीछे छुप गया था। क्योंकि इन तीनों में से विंग सबसे ज़्यादा छोटा था, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था, इसलिए विंग अपनी सीजे के पीछे छुप जाता है। और वांग जी जियान अली को कहता है, आप कहाँ जा रही हो। तभी जियान अली कहता है, योर हाइनेस हमें माफ़ कर दीजिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऐसे कह के जियान अली वांग जी का कुछ और बात नहीं सुनता, वो विंग को लेके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो अपने भाई को सेव करना चाहता था। तभी यांगदाओ उठ के खड़ा होता है और वो वांग जी के पास आता है और कहता है, हांग वनजुन, मुझे पता है आप बहुत पावरफुल है और मैं अभी मुश्किल में हूँ, मैं अभी परेशानी में हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी चीज़ कह के उसे अपना सकते हो। तब वांग जी गुस्से से यांगदाओ को देखने लगता है। यांगदाओ कहता है, मुझे पता है मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, पर अगर मुझसे कुछ भी चीज़ मांग लेते तो मैं देने के लिए तैयार था, पर ये मेरा चीज़ नहीं है और उसकी लाइफ पर सिर्फ उसका हक है, वो क्या करना चाहता है। मैं इस कबीले का राजा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के ऊपर जोर या फिर दबाव डाल सकता हूँ। अगर वो नहीं चाहता तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो वांग जी कहता है, एक बार सोच के देख लीजिए, अगर वो पर्सन मुझे मिल जाए तो जब तक आपकी गांव में खेती बाड़ी नहीं होता तब तक मैं आपकी हेल्प करूँगा, तब तक ये भी जानकारी लूँगा, फिर इस चीज़ का हल निकालेंगे तो आपकी गांव में, आपके कबीले में फिर से पहले जैसा हो जाएगा, हरा भरा। तभी यांगदाओ कहता है, मैं समझ रही हूँ, पर मैं आपको ये वादा नहीं कर सकता जब तक वो ना चाहे। वांग जी कहता है, यांगदाओ समझदारी से काम लो, अगर तुम मुझे ठुकरा रही हो तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, तुम मुझे नहीं दोष दे सकते। अगर तुम सीधे से बात नहीं मान लेते तो मुझे छीनना भी आता है। तभी यांगदाओ वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी स्माइल करते कहता है, अगर किसी चीज़ पर मेरी नज़र पड़ चुका है तो मैं उस चीज़ को हासिल करके रहूँगा, ज़बरदस्ती हो या फिर जानबूझ के हो, आप माने या फिर ना माने, मैं उसे हासिल करके रहूँगा।
क्योंकि मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ा है था और मैं हर किसी के ऊपर नज़र नहीं रखता। जिस चीज़ पर मैंने नज़र रख दिया है वो चीज़ उसी वक्त मेरा है। तभी यांगदाओ कहता है पर वो कोई चीज़ नहीं है, वो एक इंसान है। वांग जी कहता है यांगदाओ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैंने जो कहा है उस बात का ख्याल कीजिए। अगर आप इस बात के लिए राज़ी नहीं होते तो मुझे छीनना भी आता। इससे अच्छा है कि आप मेरे साथ हाथ मिला लीजिए, इसमें आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा। ऐसे कह के वांग जी सभा छोड़ के चला जाता है। यांगदाओ परेशानी में आ जाता है। वांग जी रात को अपनी बेड पर सोया हुआ था, पर वांग जी जितनी बार अपनी आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था उतनी बार वांग जी को वो पर्सन अपनी आंखों के सामने जैसे छा गया था। वो उसे भूल नहीं पा रहा था, दिल को आर पार कर रहा था। वांग जी को बस वही चेहरा नज़र आ रहा था और वांग जी बस अपने ही धुन में खो गया था। वांग जी काफ़ी मुश्किल के बाद सो पाता है। अगले दिन सुबह यांगदाओ वो विंग के घर में जाता है। विंग, जियनचन और यानली, इन तीनों के अलावा इनकी फैमिली में और कोई नहीं है। एक युद्ध में, एक वार में उसकी पेरेंट्स चला गया था। तब से ये तीनों एक दूसरे का सहारा है। ये तीनों एक साथ काम करता है। और यांगदाओ विंग से मिलने आया था, पर विंग बात नहीं करता। वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था। वो सबसे बात करने में डरता था। वो हमेशा डरा डरा सहमा सा रहता था, क्योंकि वो अपनी आंखों से अपनी पेरेंट्स की मौत देखा था। तब से विंग ऐसा बन गया था। जब यांगदाओ विंग से बात करने आया था तब जियान अली वो आगे आता है। यांगदाओ कहता है जियान अली, आपको पता ही है क्योंकि आपके सामने ही बात हुआ था। हैंग ऑन जुन आपके भाई से शादी करना चाहता है और इसके बदले हमारे कबीले में वो मदद करना चाहता है। जियान अली कहता है योर हाइनेस, हमें पता है, हमें सब कुछ पता है, पर आपको नहीं लगता ये गलत है? मेरे भाई को ऐसे इंसान के हाथ मैं कैसे दे दूँ? जिस इंसान के मन में थोड़ा सा भी दया नहीं है, जो लोगों के ऊपर रहम नहीं बरसाता, जिसके दिल में कोई दया भाव नहीं है, मैं ऐसे इंसान के हाथ में अपने भाई को कैसे डाल दूँ? और ऊपर से वो अभी काफ़ी छोटा है, अभी वो सिर्फ 17 साल का है। तभी यांगदाओ कहता है जियान अली, मुझे सब कुछ पता है। आपको क्या लगता है मैंने अपनी कबीले की वजह से मैंने आपको भाई को दाव पे लगाया है? मैंने नहीं लगाया, पर मैं क्या कर सकता हूँ? हैंग ऑन जुन ने ये बताया है, अगर मैं सीधे से ना मान जाऊँ वो छीन भी सकता है, वो ज़बरदस्ती कर सकता है। तो अगर हम इस बात के लिए मना कर दें तो भी वो आपको भाई को नहीं छोड़ेगा। बस केयरफुली रहना। तभी जियान अली कुछ नहीं कहता। यांगदाओ के जाने के बाद विंग अपनी रूम से बाहर आता है और वो अपनी सीजे के पास आता है। कहता है सीजे, ये सब क्या है? मुझे अभी शादी नहीं करना। जियान अली कहता विंग, तुम शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ इस चीज़ का हल कैसे निकालें। पर 2 दिन हो गया था और यांगदाओ की तरफ से कोई भी न्यूज़ वांग जी को नहीं मिला था। इसलिए वांग जी वो खुद आया था लोटस पूल में और वो सीधे विंग का पता लगा तो है विंग के घर में गया था। और जैसे विंग को पता चला था कि वही राजा जिसके मन में कोई दया नहीं है, किसी के लिए कुछ भी हमदर्दी नहीं है, और विंग डर के मारे वो अपनी रूम की दरवाज़ा लॉक करके वो बैठ गया था। जियान अली डरे हुए वो वांग जी के सामने आके खड़ा होता और कहता है योर हाइनेस, मुझे सब कुछ पता है। आपके कुछ बोलने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा भाई अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं इस शादी के खिलाफ़ हूँ। इसलिए मैं आपसे मिन्नती करता हूँ कि आप मेरे भाई का पीछा छोड़ दीजिए। तभी वांग जी कहता है ऐसे कैसे? जैसे कि आप लोगों को पता है मैं किसी को बताया नहीं करता और मुझे आपके भाई बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आपके भाई से शादी करना चाहता हूँ, ये फाइनल है। अगर आप इस बात के लिए इनकार करते हो तो इसका नतीजा कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद ऐसा मत बोलना कि मैंने वार्निंग नहीं दिया था। तभी जियान अली हाथ जोड़ के कहता है हमें माफ़ कर दीजिए और हमें छोड़ दीजिए अपनी हाल पर। तभी वांग जी कहता है मैंने पहले भी कहा है मैं किसी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, कोई मुझसे कितना भी कह ले। अगर मैंने कह दिया है कि मैं आपसे भाई से शादी करना चाहता हूँ तो शादी करना चाहता हूँ, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। तभी यानली हाथ जोड़ के खड़ा था। जब यानली ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था वांग जी कहता है तो फिर ठीक है, आप इसके लिए राज़ी नहीं हो। ऐसा बोल के वांग जी अपनी सारे लोगों को इशारा करता है और तभी जियान अली को और जियानचन को पकड़ लेता है। और तभी विंग अपनी रूम की दरवाज़ा ओपन करके वो बाहर आता है और वांग जी के सामने वो घुटनों टेक के बैठ जाता है और कहता है प्लीज़ मेरी बहन को और मेरे भाई को छोड़ दीजिए। तभी वांग जी वो विंग की चीन को पकड़ते उसे खड़ा करता है। वांग जी भी खड़ा हो जाता है और कहता है तुम ऐसे मेरे घुटनों पर क्यों बैठ रही हो? तुम्हें नहीं पता तुम मेरी क्या हो? तभी विंग कहता है प्लीज़ मेरे भाई को और बहन को छोड़ दीजिए। तभी वांग जी कहता है
मैं उसे कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मान जाओ। तब विंग कहता प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब वांगजी कहता है जब तुमने कोई गलती नहीं किया तो तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो। विंग कहता है मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊँगा। तब वांगजी कहता है ये तो मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं बस अपना राय बता रही हूँ और तुमसे कोई राय नहीं मांग रहा। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या फिर नहीं, मैं बस तुम्हें एक डेट बताने आया था, उस डेट पर राज़ी हो जाना, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। मैं 1 हफ्ता बाद आऊँगा तुमसे शादी करने के लिए, तुम बस रेडी रहना। ऐसा बोल के वांगजी जब बाहर जा रहा था, वांगजी फिर से पीछे मुड़ के विंग को कहता है तुम्हारा नाम क्या है। विंग डरते कहता है मेरा नाम विंग है। तो वांगजी कहता है विंग, सच में तुम्हारा नाम भी बहुत अजीब है। ऐसा बोल के वांगजी कहता है विंग मेरी बात अच्छे से सुनो, तुम्हारी शादी मेरे साथ तय है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा, इससे अच्छा है मुझसे भागना बंद कर दो। और दूसरी बात, अगर तुम इस शादी के लिए मना करती, अगर तुम 1 हफ्ते बाद तुम रेडी ना रहे मुझसे शादी करने के लिए, तो अपनी बहन को और अपनी भाई को भूल जाना। ऐसा बोल के वांगजी वहाँ से चला जाता है। विंग यानली और जियानचन समझ गया था कि नामुमकिन है इससे भागना और शादी होके रहेगा। इस बात को कई दिन हो गया था कि वांगजी के लिए विंग को भूलना नामुमकिन था। वो हर पल उसकी यादों में खोया हुआ रहता था, हर पल इमेजिन करता था जब विंग उसके पास होगा तो वो क्या करेगा, उसे किस तरह टच करेगा, उसे किस तरह प्यार करेगा, उसका फर्स्ट नाइट कैसा होगा। वांगजी के थॉट में बस ऐसे ही ख्याल आता था, क्योंकि विंग को देखने के बाद उसकी सोच कुछ अलग ही हो गया था। आज से पहले वांगजी शायद ऐसा नहीं था, आज से पहले वांगजी किसी के प्यार में भी नहीं पड़ा था। वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि प्यार ऐसा होता है, क्या ये प्यार है, क्या मैं विंग से एक ही पल में प्यार कर बैठा। अब तो वांगजी मन ही मन मुस्कुराने भी लगता है। वांगजी की हरकतें बिल्कुल चेंज हो गया था। देख के ऐसा नहीं लगता कि ये वही राजा है जो कभी भी शायद मुस्कुराया नहीं था, और राज्य के सारे लोग ये देख के खुश भी था कि उसकी राजा अब खुश रहने लगा है। शादी की कुछ ही दिन बाकी था, पर विंग और वांगजी का घर काफ़ी दूर था, इसलिए वांगजी वो अपनी राज्य का काम छोड़ के वो विंग से तो नहीं मिल सकता, मतलब जब चाहे वो मिल नहीं सकता। इसलिए वांगजी उस टाइम काफ़ी मिस कर रहा था विंग को, उसे बस विंग का चेहरा देखना था। वांगजी आज पूरा दिन बस विंग का पेंटिंग बनाने में लगा था। सुबह से लेके रात हो गया था, अभी इस टाइम रात के 8 बज रहे थे, और इस टाइम वांगजी अभी भी वो विंग की पेंटिंग बनाने में लगा हुआ था, लगभग ख़त्म हो ही गया था। तभी एक पर्सन वांगजी के रूम में आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, मतलब वो उससे अनुमति मांग रहा था, क्या वो उसके रूम में आ सकता है। वांगजी अपनी पेंटिंग पर पर्दा डालते हुए उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है हाँ आप आ सकते हो। ये पर्सन वांगजी से उम्र में काफ़ी बड़ा था और वांगजी इसे रिस्पेक्ट भी देता था, मतलब ये वो पर्सन था जो वांगजी को ज्ञान देने के लिए वो कभी कभार आ जाता है, उसे क्या करना है, क्या करना चाहिए, या फिर इस वक्त उसका क्या काम है वो ये समझाने आता है। और वांगजी फिलहाल इस पर्सन को इस टाइम में इसलिए बुलाया था क्योंकि वांगजी को शादी के लिए सही समय का पता लगाना था, और वो सही समय पता लगा लिया था, और इसलिए वो पर्सन वांगजी को इन्फॉर्म करने आया था कि उसे कब जाना है और किस टाइम जाना है। इसलिए वांगजी भी थोड़ा एक्साइटेड था ये जानने के लिए आखिर वो कब जाके वो विंग से शादी कर सकता है, क्योंकि पुराने टाइम पर सब कुछ समय वगैरह देख के किया जाता था। जब वो पर्सन वांगजी के पास आता है और कहता है क्या खबर है, क्या आपको कोई खबर मिला, क्या एक खुश करने वाला खबर है, तभी वो पर्सन कहता है हाँ ये खुश करने वाला खबर है, तुम्हारी शादी दोपहर के 2 बजे होगा और इसलिए तुम्हें अगले दिन ही रात को निकलना पड़ेगा। तभी वांगजी कहता है ये तो बहुत अच्छा न्यूज़ है। तभी वो पर्सन कहता है हाँ ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, इसलिए तुम अगले दिन ही रात को निकल पड़ना, और उसके बाद ही दोपहर के 2 बजे तुम्हारा शादी है। शादी करती वहाँ से अगर तुम तुरंत निकल जाओगे तो पूरे रात सफ़र करके तुम सुबह तक अपनी कबीले पहुँच जाओगे। वांगजी ये सुन के खुश हो गया था, और तभी वांगजी को कुछ आहट सा महसूस होता है, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी बात को सुन लिया है। वांगजी तुरंत सतर्क हो जाता है और वो अपनी रूम से बाहर आता है। वांगजी का रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वांगजी अपनी रूम से वो जल्दी से बाहर आता है, तब तक वो पर्सन भागने लगता है, और रूम के बाहर जो कॉरिडोर था वो बहुत ज़्यादा अंधेरे में भरा हुआ था।
जैसे जैसे वो पर्सन भाग रहा था, वांग जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि ये पर्सन कौन है और कौन ऐसे भाग रही है, और इतना गार्ड होने के बाद भी कोई उसके महल में कैसे जा सकता है। इसलिए वांग जी भी उसका पीछा कर रहा था और वो पर्सन भी भाग रहा था। महल के अंदर जो मसल जल रहा था और चांद की जो रोशनी था, इससे वांग जी को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। वो इंसान काले कपड़ों से पूरा खुद को कवर कर लिया था, जिसकी वजह से उसका कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर वांग जी से वो कैसे बच सकता है। वांग जी एक टाइम पर उस पर्सन को पकड़ ही लेता है, पर जिस तरह वांग जी उस पर्सन का हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचा था, तभी वो पर्सन सीधा वो वांग जी की बाहों में जाकर टकराता है और उसके ऊपर जो पर्दे लगाया हुआ था वो हट जाता है। वांग जी जब वो पर्सन को देखता है, वांग जी बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या वो जो देख रही वो सही है। ये था विंग। विंग वांग जी के महल में घुस गया था। वांग जी विंग को देख के बिल्कुल हैरान हो गया था। वांग जी कहता, विंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। विंग कहता है, मुझे छोड़ दीजिए। विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, विंग डर गया था। पर वांग जी इस टाइम बस विंग का फेस देख रहा था। ये वही चेहरा है जिसे देखने के लिए वांग जी तरस गया था, और बस उसे ही देखने के लिए वांग जी आज पूरा दिन मेहनत करके वो विंग का पेंटिंग बना रहा था। इसलिए वांग जी का नज़र तो नहीं हटता, और चांद की जो रोशनी से विंग की आंखें पूरा क्लियर दिख रहा था। जो विंग का आंखें था वो जिस तरह वांग जी को देख रहा था, वांग जी वहीं पर घायल हो गया था। फिलहाल तो वांग जी वो विंग की फेस को टच करने जाता, पर वांग जी अपने हाथ को रोक लेता है, क्योंकि वांग जी चाहता तो वो अभी विंग के साथ कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वो बिल्कुल भी दया नाम की चीज़ को नहीं जानता था। पर वांग जी अपनी ही शादी की रात के लिए वो रुका हुआ था। वो उस टाइम उसे जी भर के छूना चाहता था, बस उस पल का वेट कर रहा था। वो पहले विंग को नहीं छूना चाहता था, इसलिए वांग जी टच करने से पहले बस कुछ ही इंच का फर्क था। वांग जी अपने हाथ को रोक लेता है और अपनी ओर वापस ले लेता है। विंग को वो फिलहाल छोड़ता है। वांग जी विंग को कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वांग जी कहता, मुझे आपसे बात करना था। वांग जी कहता, क्या बात करना तुम्हें मुझसे, और सिर्फ मुझसे बात करने के लिए तुम इतना कष्ट उठा के तुम अपनी कबीले से यहाँ तक आए हो। विंग कहता है, हाँ मुझे आपसे ज़रूरी बात करना था। वांग जी कहता है, उससे पहले मुझे तुम ये बताओ तुम कैसे आई हो। अगर तुम खत लिख देते, मुझे पता चलता कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, तो मैं यहाँ से मेरा सबसे पसंदीदा घोड़े में तुम्हें भेज देता, तुम वहीं बैठ के आ जाते। तो विंग कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे जो कहना था वो बस मैं कहने आया था। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो। विंग कहता है, क्या वो प्रस्ताव अभी भी है। वांग जी कहता है, कौन सी बात। तो विंग कहता है, आपने जो हमारी राजा यांगदाओ को बोला था, अगर मेरी शादी आपसे हो तो जब तक हमारे गांव में अच्छे से फसल ना उगे, आप यहाँ से सारा फसल वहाँ पर भेजेंगे। तभी वांग जी कहता है, पर उसने मना कर दिया है। तभी विंग कहता है, पर शादी तो आप मुझसे कर रही हो ना, तो आप क्यों मदद नहीं कर रहे हमारे कबीले की। तभी वांग जी कहता है, मैंने सावधान को अच्छे से समझाया था, अगर वो मेरी बातें नहीं मानता तो वैसे भी मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी करूँगा। उसे मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, पर उसने मना कर दिया, बहुत गलती कर दिया। तो विंग हाथ जोड़ के वांग जी के सामने कहता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ हमारी कबीले की मदद कर दो, इसके बदले तो आप मुझसे शादी कर रही हो। तभी वांग जी विंग के हाथ को हटाते हुए कहता है, तुम मुझसे ऐसे हाथ मत जोड़ना, अगर तुम बोल रही हो तो मैं ये करने के लिए ज़रूर तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम कुछ भी बोलो मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा बोल के वांग जी कहता है, एक काम करो तुम मेरे रूम में आओ, तुम काफ़ी दूर से आई हो, हम बैठ के बात करते हैं। वांग जी विंग से बात करना चाहता था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ अपने रूम में ले जा रहा था, पर विंग को डर लग रहा था। विंग का मन कर रहा था उसका हाथ छुड़ा के वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि उसे जितना बातें करना था और वो बात वो कंप्लीट कर लिया था, पर वो वांग जी के सामने डर रहा था, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, और इसलिए वो वांग जी के साथ साथ जा रहा था। पर जैसे ही रूम में जाने से पहले वांग जी कान में ये वॉइस आता है, वाह क्या चित्र है, क्या कला है। पर वांग जी ऐसा सुनते ही वो विंग का हाथ छोड़ देता है और वो रूम के सामने आके खड़ा हो जाता है, मतलब दरवाजे के सामने खड़ा होता है, और वांग जी के दरवाजे से पूरा रूम दिखता है। ये पर्सन वही था जो वांग जी के रूम में आया था वांग जी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आखिर शादी का कौन सा टाइम सही होगा। पर वांग जी ने तो उस विंग की जो पेंटिंग है उसमें पर्दा डाल दिया था ताकि कोई उसे ना देखे, पर वो पर्सन एक गलती कर दिया था। वो पर्सन उस पर्दे को हटा के विंग का वो जो पेंटिंग था वो देख लिया था,
और वो पर्सन भी विंग को देख के बिल्कुल हैरान हो गया था। मतलब विंग की खूबसूरती ने उसका भी दिल चुरा लिया था। और ये बात वांग जी कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वांग जी इतना गुस्से में था, वांग जी भूल ही गया था कि उसके पीछे विंग है या फिर विंग उसके साथ में है। क्योंकि वांग जी जब गुस्से में आ जाए, वांग जी को कुछ भी याद नहीं रहता। वांग जी तो आज से पहले किसी के ऊपर गुस्सा करने से पहले वो 5 मिनट खुद को कंट्रोल कर लेता है, 10 मिनट खुद को सोच लेता है क्या वो इसका एक्शन ले या फिर नहीं ले। बाद में जब उससे कंट्रोल नहीं होता तब जगह गुस्सा करता है। पर इस बार वांग जी ने 1 सेकंड भी लेट नहीं किया था गुस्सा करने के लिए। वांग जी गुस्से के मारे वो अपनी बेडरूम के अंदर जाता है और उस पर्सन को जाके कहता है, आपने इस पेंटिंग का पर्दा क्यों हटाया। तभी वो पर्सन कहता है, क्या खूबसूरती है, क्या आँखें हैं, और इसकी होंठ बिल्कुल शराब जैसा नशा दे रही है, और इसकी आंखें जैसा तीर जैसा दिल में छुप रही है। क्या चीज़ है, क्या ये बला है। मैं तो देख के शॉक्ड हूँ इसकी खूबसूरती। पर वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सीधे उस पर्सन के सामने जाके खड़ा होता है, अपनी तलवार निकालता है और उसके सर धड़ से अलग कर देता है। और वो पर्सन चीखने का मौका तक नहीं मिलता। मतलब वो चीखा तो था पर दोबारा और चीखने का मौका नहीं मिला था उसे। और विंग ये देख के इतना ज़्यादा डर गया था। विंग ने अपना दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिया था और विंग की आंखों से आंसू बह गया था ये नज़ारा देख के। विंग के लिए बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला बात था। विंग ने अपनी पेरेंट्स की मौत इस तरह देखा था, इसलिए विंग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता है। वो किसी भी इंसान को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, चाहे वो इंसान कितना भी गलत हो जाए। और उस पर्सन के चीखने की वजह से वांग जी की महल में जितने भी सारे गार्ड था, जितने भी सारे सिक्योरिटी गार्ड था, वो सब के सब वांग जी के रूम में आ जाता है। और वांग जी इस टाइम बहुत गुस्से में था। वांग जी सबकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, अगर कोई भी मेरे हमसफ़र को इस नज़र से देखे, अगर कोई भी हिम्मत भी करे उसको गंदी नज़र डालने की, तो उसकी हालात ऐसा होगा। तो सबको मैं वार्निंग देते हुए कहता हूँ, अगर मेरी हमसफ़र की तरफ कोई आँख उठा के देखा तो मैं सबकी आँखें निकाल लूँगी। मेरी विंग को मेरे अलावा कोई भी उस नज़र से देखे, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वांग जी गुस्से से पूरा लाल हो गया था। वांग जी गुस्से से हाँफ रहा था और वांग जी के ऐसे गुस्से से सब लोग डर रहा था, वो सब लोग सहम गया था। अभी जो हुआ था ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था। और इस बीच वांग जी को याद आता है, उसने विंग को दरवाजे के सामने उसको छोड़ दिया था। वांग जी तुरंत वो अपने रूम से बाहर आता है और विंग को इधर उधर ढूंढने लगता है। विंग कहीं पर नहीं मिलता। वांग जी तुरंत सबको आदेश करता है कि महल को पूरा चेक किया जाए, विंग कहीं पर तो होगा। और सभी लोग उसी काम पर लग गया था। महल में सारे लोग हड़बड़ी मच गया था, सब लोग मिलके वो विंग को ढूंढ रहा था। पर विंग इस टाइम शायद महल से बाहर चला गया था, क्योंकि विंग जैसे ही देखा था कि सब लोग भाग के वांग जी के रूम तक आ रही है, विंग उसी टाइम अपने आप को बचाते हुए विंग भागा था। मतलब वो दौड़ते हुए वो महल से बाहर चला गया था। वांग जी समझ गया था अगर विंग महल में कहीं पर भी नहीं है तो वो घर के लिए निकल चुका है। वांग जी तुरंत सबको आदेश देता है कि विंग को ढूंढा जाए, और साथ में वांग जी भी था। वांग जी के सारे लोग और वांग जी विंग को ढूंढ रहा था। एक जगह पर विंग मिल भी जाता है, क्योंकि विंग पैदल जा रहा था। वो आखिर कितना देर तक भाग सकता था, और आखिर कितना भाग सकता था अपनी पैरों की मदद से। और वांग जी के सारे लोग वो सब घोड़े पर था, और इसलिए वो विंग को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बस कुछ ही वक्त का बात था। इसलिए विंग को ढूंढना बहुत आसान हो गया था। वांग जी के कुछ लोगों को विंग मिल चुका था, और वो लोग विंग को देखते ही अपनी नज़रें को नीचे कर लेता है। जैसे वो लोग विंग को देख के अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, विंग को याद आता है अभी इस वक्त उसने क्या देखा था। जो भी उसकी तरफ देखेगा शायद उसका मौत निश्चित है। विंग को जब ये बात याद आता है, विंग सोचता है शायद मैं सबका जान ना ले लूँ, और इन सबका जान लेने की वजह मैं ना हो जाऊँ। विंग नहीं चाहता था कि इसकी जान लेने का वजह वो हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा विंग पछताएगा, क्योंकि उसकी वजह से किसी की जान चला गया। इसलिए विंग जो काले रंग की जो वो चादर लेके आया था अपने आप को छुपाने के लिए, कवर करने के लिए, विंग तुरंत उस चादर को अपनी ओर ढांक लेता है, अपने आप को छुपा लेता है। क्योंकि विंग को पता चल गया था अब वो लान मांग जी मतलब हैंग वन जून से वो बच नहीं सकता। तुरंत वो सारे सिक्योरिटी वो वांग जी को सिग्नल भेज देता है। वांग जी को जैसे सिग्नल मिल जाता है, वांग जी कुछ ही टाइम बाद वो तुरंत
वो विंग के पास आ जाता है और वो अपनी घोड़े से उतर के वो अपनी कदमों को लेते हुए वो विंग के पास आके खड़ा होता है और विंग के ऊपर गुस्सा करने से पहले वो सारे अपनी लोगों को कह देता है कि वो लोग यहाँ से जाए। तभी एक पर्सन कहता है, पर योर हाइनेस, आपकी सेफ्टी। तभी वांगजी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने आप को सेव करने के लिए तुम लोगों की ज़रूरत है? यहाँ पर बाढ़ नहीं चल रहा, मैं बस विंग को उसका घर तक छोड़ दूंगा, इसलिए तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। वांगजी की बातें सुन के वो सारे लोग वहाँ से निकल जाता है और वांगजी वहाँ पर कुछ टाइम खड़े रह जाता है जब तक वो लोग वांगजी की आंखों से दूर ना हो जाए। जैसे ही वो सारे लोग वांगजी की आंखों से दूर हो जाता है, वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है विंग के ऊपर। वांगजी अपनी तलवार से विंग का वो चादर हटाते हुए वो विंग का फेस देखने लगता है। विंग की आंखें नीचे हुआ था और विंग थोड़ा सहमा हुआ था। वांगजी कहता है, तुम महल से भाग कर यहाँ क्यों आए? तभी विंग कुछ नहीं कह पाता। वांगजी गुस्से से वो विंग की तरफ कदम बढ़ाता है पर विंग अपना कदम पीछे लेता है। वांगजी कहता है, मुझे जवाब दो, तुम महल से ऐसे क्यों भाग के यहाँ आए? तभी विंग कुछ नहीं कहता। विंग बस अपनी कदम को पीछे ले रहा था। विंग अपना कदम पीछे ले रहा था, इसलिए वांगजी को अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ रहा था। पर विंग एक पेड़ से टकरा जाता है और वो पेड़ को अपने दोनों हाथ से पकड़ के वो सहम जाता है, वो डर जाता है। विंग की आंखें नीचे था, सर भी नीचे था। विंग मानो वो रो ही देगा, वो इस हालत पर था। वांगजी अभी भी बहुत गुस्से में था। वांगजी गुस्से में कहता है, मुझे तुम एक बात बताओ, तुम कब से नाच रही हो? विंग चुप रहता है, वो जवाब नहीं दे पाता। वांगजी कहता है, प्लीज़ मुझे बताओ, तुम कब से नच रही हो? विंग कहता है, करीबन 1 साल से। वांगजी कहता है, तुम 1 साल से नाच रहे हो और कितनी बार तुम महल में जाके नाचे हो? तब विंग कहता है, यही 5 से 6 बार, मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ। मैं घर का सबसे छोटा हूँ, इसलिए सीजे मुझे घर पर छोड़ जाता है घर की काम करने के लिए। विंग कहता है, क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा हूँ, घर का काम भी ज़रूरी है, इसलिए सीजे ज़्यादातर मुझे घर पर छोड़ जाता है घर के काम के लिए, और मेरे भाई जियानचन और मेरे सीजे जाता है और इसी से हमारा घर चलता है। तभी वांगजी कहता है, सिर्फ 5 या 6 बार गए थे तुम? विंग कहता है, हाँ। तभी वांगजी कहता है, और कितने लोगों ने तुम पर नज़र डाला है और तुमने चुपचाप उस बात को बस सुना है? तभी विंग को याद आता है, अगर विंग कुछ बोले या फिर बताए कि जब भी वो नाचने जाता था कोई ना कोई उसका हाथ पकड़ लेता था और विंग अपने हाथ को खींच लिया करता था, या फिर जियान अली विंग को बचाते हुए वो उसका हाथ खींच लेता था और उसे दूर कर देता था उस पर्सन से। पर विंग इस बात को नहीं बता पाता क्योंकि बस इतना वजह काफ़ी नहीं होगा उसकी जान लेने के लिए। इसलिए विंग वांगजी से अपनी समझदारी दिखाते झूठ बोल देता है कि वो जब भी नाचने जाया करता था वो अपनी चेहरे पर पर्दे डाल दिया करता था। तभी वांगजी कहता है, तो फिर तुमने उस दिन यांगदाओ महल में तुमने अपने पर्दे को क्यों हटाया था? तभी विंग नर्वस हो जाता है और विंग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या बोले। विंग कहता है, वो फर्स्ट टाइम था मेरा, क्योंकि नाचने का स्टेप वही था, इसलिए मुझे पर्दा हटाने पड़ा था। तभी वांगजी वो गुस्से से विंग के करीब आ ही रहा था पर विंग इतना ज़्यादा डर जाता है। वांगजी ये देख के समझ गया था कि विंग डर रही है। तभी वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर विंग इतना डर रहा था, विंग कह रहा था कि मैं अकेला चला जाऊँगा। वांगजी कहता है, तुम घोड़े पर उठ के बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँगा। विंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विंग जितना वांगजी से डर रहा था, वांगजी समझ गया था कि विंग उसके साथ घोड़े पे बैठने के लिए डर रहा, इसलिए वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम घोड़े पे अकेला बैठ जाओ, मैं घोड़े पे तुम्हारे साथ नहीं बैठूँगा। ऐसा बोल के वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे घोड़े गाड़ी में बैठने के लिए मदद करता है। वांगजी वो घोड़े को लगाम को पकड़ते हुए वो विंग के घर तक जाता है और विंग को घर के सामने उसे छोड़ देता है और इससे सुबह हो गया था। विंग जब अपने घर के सामने पहुंच गया था, विंग तुरंत अपने घोड़े से उतर के वो अपने रूम में जाने लगता है। वो वांगजी से कुछ भी बात नहीं करता, वो वांगजी से एक भी बात नहीं करता जैसे कि उसकी जान पर जान आया हो जब वो घर पर आया था। पर विंग को ऐसा जाते हुए देख के वांगजी विंग के कहता है, रुको। विंग अपनी कदमों को रोक लेता है और वांगजी की तरफ मुड़ के देखता है। वांगजी विंग के सामने जाता है और वो विंग के फेस को अच्छे से देखने लगता है। वांगजी फिर से वो अपनी हाथ बढ़ाता है विंग के फेस को टच करने की, पर फिर से वांगजी को याद आ जाता है एक पर्सन सिर्फ उसका है और इस पर्सन को जब वो छुएगा वो ऐसे ही नहीं छुएगा,
वो जी भर के छुएगा, जी भर के देखेगा और जी भर के उसे प्यार करेगा। ये सोच के वांगजी बस अपनी फर्स्ट नाइट की वेट करता है और विंग की फेस को वो टच नहीं करता। वो अपनी हाथ को वापस खींच लेता है अपनी ओर, अपनी हाथ को कंट्रोल करते हुए। और ये देख के विंग कुछ नहीं बोलता, वो सीधा अपने घर चला जाता है और घर की दरवाज़ा बंद कर देता है। विंग की घर काफ़ी छोटा था और जैसे विंग ने अपनी दरवाज़ा बंद कर दिया था, वांगजी कुछ टाइम बस उस दरवाजे को देख रहा था खड़े होके। कुछ टाइम देखने के बाद वांगजी अपनी घोड़े पर बैठता है और वो वहाँ से निकल जाता है। जब वांगजी वहाँ से गुजर रहा था तब यान ली और जियान चंद देख लेता है वांगजी को वहाँ से जाते हुए। यान ली और जियान चंद डर गया था कि ये हैंगन जुन यहाँ पर क्या कर रहा। सीधा यान ली वो अपनी घर की तरफ जाता है और दरवाजे को ठोकने लगता है। जब विंग दरवाज़ा नहीं खोल रहा था डर के मारे, तब यानली कहता विंग मैं हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। विंग अपनी दरवाज़ा ओपन करता है। जैसे विंग अपनी बहन सीजे को देख लेता है, विंग तुरंत अपनी बहन को गले लगा लेता है और विंग सहम जाता है। विंग को इतना डरा हुआ देख के वांगजी विंग की बालों को सहलाते हुए कहता है विंग क्या हुआ है और तुम कहाँ गए थे। विंग कुछ नहीं बोल रहा था और वहाँ पर जियानचन गुस्सा कर रहा था। जियानचन कहता विंग तुम हमेशा से ऐसे रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं और सीजे कितना डर गए थे, तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था और तुम कहाँ चले गए थे ऐसे। और ये हैंगवन जून ये क्या कर रहा था यहाँ पर। तो विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस अपनी सीजे को छोड़ता है और कुछ ना बोलने की वजह से जियानचन और भी गुस्सा हो रहा था। जियानचन कहता विंग तुम्हें समझ में भी आ रही है हम लोग कितना परेशान है तुम्हारे लिए। यानली कहता है जियानचन कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, मैं उससे बात कर रहा हूँ। यानली कहता है विंग तुम मुझे बताओ तुम कहाँ गए थे। तभी विंग रोते हुए कहता है मैं हैंगवन जिन की महल पर गया था, लैंड कबीले। ये सुन के जियान लाली बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम लैंड कबीले गए थे, वो भी हैंगवन जुन से मिलने, क्यों। तभी विंग कहता है मेरा शादी उसके साथ होना तय है, वो बहुत खतरनाक है सीजे, वो बहुत ज़्यादा डरावना है, अगर मैं उससे शादी ना करूं तो वो आप दोनों को नहीं छोड़ेगा। और जब मेरी शादी उसके साथ हो रहा तो इसलिए मैं चाहता था कि हमारे कबीले की भलाई हो जाए। वो जो प्रस्ताव हमारी राजा यांगदाओ को दिया था मैं उसी प्रस्ताव को लेके गया था ताकि वो यांगदाओ हमारी राजा किंग की बात मान जाए। तभी यानली कहता विंग तुम सच में बहुत मासूम हो। तभी विंग कहता है शादी तो तय है, क्यों ना थोड़ा कबीला का मदद हो जाए मेरी शादी से और मेरे कबीले के लोग अच्छे रहे। विंग को हक कर लेता है और कहता है शादी के बाद शायद लानमांग जी तुम्हें खुश रखे और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा बोल के सीजे बस कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो दोनों हेल्पलेस है। और जियानचन को भी समझ में आ रहा था सच में वो लोग कुछ नहीं कर सकता। जियानचन को इतना गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था अगर उस हैंगवन जून ने उसके भाई को रुलाया शायद वो चुपके से जाके उसका जान ही ले लेगा। अब फाइनली वो दिन करीब आ गया था जिस दिन विंग और वांगजी का शादी हो रहा था। विंग और वांगजी का शादी हो तो रहा था पर विंग सच में बहुत परेशान था कि आखिर वो इस इंसान के साथ कैसे रह सकता है। यानली और जियानचन भी परेशान था, इस शादी में कोई खुशियाँ नहीं था एक लान वांगजी को छोड़ के। सारी कबीले के लोग, लैन कबीले के लोग, लोटस पुल की कबीले के लोग, सब लोग बस ऐसे ही शांत था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी खुशियाँ मना रहा था और यांगदाओ वहाँ पर हाजिर था। जब शादी कंप्लीट हो जाता है वांगजी एक सेकंड भी लेट नहीं करता, वो तुरंत विंग को वो घोड़े गाड़ी पर बिठाता है। जैसे विंग घोड़े गाड़ी पर बैठ गया था वांगजी मतलब हैंगवन जून वो यांगदाओ के पास जाता है। यांगदाओ हैंगवन जून के सामने खड़ा था। वांगजी कहता है मैंने विंग के कहने पर जब तक आपके कबीले में सही से फसल आना शुरू ना हो जाए तब तक मैं आपका हेल्प करूँगा क्योंकि ये विंग ने मुझसे वादा लिया है। तभी यांगदाओ वो घोड़े गाड़ी की तरफ देखने लगता है। यांगदाओ मन ही मन शुक्रिया कहने लगता है कि विंग तुमने सच में बहुत अच्छे इंसान हो, शायद ये हैंगवन जून तुम्हें समझ जाए और तुम्हें कोई तकलीफ़ ना दे। तभी यांगदाओ कहता है क्या मैं विंग से मिल सकता हूँ। तभी वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, जितना भी शुक्रिया कहना चाहिए आपको वो आप मुझसे कह सकते हो। तभी यांगदाओ कहता है मेरी तरफ से विंग को शुक्रिया बोल देना क्योंकि सच में वो बहुत अच्छा काम किया है, मुझे उस पर गर्व है। तभी वांगजी कुछ नहीं कहता, वो अपनी कोल्ड शक्ल लेके वो भी घोड़े गाड़ी पर बैठ जाता है और वो अपनी हम सफ़र अपनी विंग को लेके वो अपनी लैंड कबीले की तरफ आगे बढ़ रहा था। पर इस टाइम वांगजी बस घुमा फिरा के बस विंग को ही देख रहा था पर विंग को वो बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा था।
इस बीच वांग जी अपना कबीले पहुंच भी गया था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वो अपनी फर्स्ट नाइट के लिए। विंग पूरे रात सफ़र कर गया था, इसलिए विंग को थोड़ा रेस्ट करने के लिए उस रूम पर भेज दिया जाता है और वांग जी अपनी कबीले के कामों में लग गया था और वो अपने काम को निपटाना चाहता था क्योंकि वो एक रात एक दिन वो गायब था अपनी कबीले से, तो इसे यहाँ का काम भी संभालना था। जब विंग का रेस्ट वगैरह लेना ख़त्म हो जाता है, वांग जी अपनी रूम से जाने से पहले वो एक लड़की को विंग को तैयार करने के लिए कह देता है कि उसकी हस्बैंड को बिल्कुल इतना खूबसूरत तरीके से तैयार किया जाए कि आज तक कोई भी इतना खूबसूरत ना लगे जितना उसका हस्बैंड लगे। और एक काम वांग जी किसी को नहीं दे सकता क्योंकि वांग जी सबसे जेलस था और एक काम वांग जी सिर्फ एक ही इंसान को सौंप सकता है, जो है वांग जी का सौतेली बहन जिसका नाम था वन किंग। अगर वांग जी इस दुनिया में या फिर अपनी ज़िंदगी में किसी के ऊपर भरोसा करता है वो था उसका बहन वन किंग, और वैन किंग के अलावा वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। वैन किंग विंग के रूम में जाके वो विंग को तैयार करता था। जो वैन किंग विंग को तैयार कर रहा था, विंग सोच रहा था ये कौन है जिसे हैंगवन जुन ने अलाउ कर दिया है उसे तैयार करने के लिए, क्योंकि विंग ने तो उस दिन देख लिया था कि कोई भी उसको नज़र उठा के नहीं देख सकता, तो शायद ये हैंगवन जुन का कोई खास ही पर्सन होगा। जो विंग तैयार हो रहा था चुपचाप वो मिरर के सामने बैठा हुआ था, तब वैन किंग विंग को रेडी करते हुए कहता है तुम्हें हैंगवन जुन कैसा लगा, तुम उसे पसंद तो करते हो ना। विंग कुछ नहीं कहता क्योंकि वैन किंग समझ पा रहा था कि विंग बिल्कुल भी खुश नहीं है इस शादी से। वैन किंग कहता है तुम्हारा नाम क्या है, तब विंग कहता है कि आपको नहीं पता मेरा नाम क्या है। वैन किंग कहता है ये मेरा बात करने के लिए एक टॉपिक ढूंढने जैसा है, कोई वजह तो होना चाहिए ना तुमसे बात करने के लिए। तब विंग कहता है पर आप मुझसे बात क्यों करना चाहते हो। वैन किंग कहता है बस ऐसे ही। विंग कहता है मेरा नाम विंग है। तभी वैन किंग कहता है काफ़ी अच्छा नाम है। विंग कहता है आप कौन हो। तब वैन किंग कहता है मैं हैंगवन जुन का बहन हूँ। तब विंग को समझ में आता है इसलिए हैंगवन जुन ने इसे अलाउ किया है उसके रूम पर आने के लिए और सिर्फ उसे ही अलाउ किया है उसे देखने के लिए। वैन किंग विंग को कहता है इसका मतलब तुम मेरे भाई को पसंद नहीं करते, मुझे जहाँ तक लग रहा। वैन किंग मिरर में देखते हुए बात कहा था क्योंकि मिरर में विंग का फेस दिख रहा था। विंग और वैन किंग दोनों ही एक दूसरे के फेस को देख रहा था पर विंग कुछ नहीं कह पाता और विंग के ऐसे साइलेंस रहने से वैन किंग को आंसर मिल चुका था। वैन किंग और बात को बढ़ाते ना हुए वो विंग को पूरी तरीके से तैयार कर देता है और बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार किया था। जब पूरा तैयार हो जाता है वैन किंग विंग को पहले एक नज़र देखता है और उसकी नज़र उतारते हुए उसकी पर्दे को डाल देता है, मतलब विंग की फेस को छुपा देता है। और वैन किंग विंग की फेस को छुपाते हुए वो विंग को कहता है हर पत्थर पत्थर नहीं होता, कुछ पत्थर हीरा भी होता है और अक्सर लोग हीरा को पहचान नहीं पाता, पत्थर समझ के फेंक देता है। जब बाद में उसे पता चलता है वो तो असल में पत्थर नहीं था, वो एक हीरा था, तब वो पछताने के अलावा और कुछ नहीं करता। शायद तुम मेरी बात को समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हो तो समझने की ज़रूर कोशिश करना और मेरे भाई का वेट करो, वो आता ही होगा। ऐसा बोल के वैन किंग वहाँ से चला जाता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा आखिर वैन किंग उसे क्या समझ कर गया। क्या वांग जी मतलब हैंगवन जुन एक हीरा है, पर कैसे? जो इंसान किसी का जान लेने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता वो इंसान हीरा कैसे हो सकता है। विंग यही सब सोच रहा था। फिलहाल विंग अपनी बेड पर बैठ जाता है। बेड काफ़ी राउंड था, काफ़ी बड़ा वाला था और विंग वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था। विंग पूरे रूम को देख रहा था। विंग सोचता है इस हैंगवन जुन का एक रूम इतना बड़ा है, उसका घर तो इससे भी छोटा है। पूरा घर उसमें 2 रूम आता है, एक किचन रूम आता है, एक हॉल रूम आता है, एक आंगन आता है। विंग सोचता है सच में महल ऐसा होता है। विंग यही सब सोच रहा था और काफ़ी टाइम हो गया था, लानमांग जी नहीं आ रहा था। विंग सोचता है उसे सो जाना चाहिए। जैसे विंग सोने के लिए वो पिलो में अपना सर रखने वाला था तभी दरवाज़ा ओपन होने की नॉइज़ सुनाई देता है, जिससे विंग डर के मारे बैठ जाता है। विंग की सांसें हैवी हो गया था, ये डर के मारे हैवी हो गया था क्योंकि वही पर्सन आज उसके पास आने वाला है। वांग जी रूम में आने से पहले वो विंग को देखता है। वो दरवाजे में ही खड़ा था पर दरवाजे से ही वो विंग को देख रहा था। वो बेड के कॉर्नर पर रेड गाउन पर और वो रेड पर्दा डाल के वो बैठा हुआ है, उसका हस्बैंड। वो पूरे बेडरूम को देख रहा था, कितने काफ़ी अच्छे तरीके से वो रूम रेडी था उसके लिए।
आज वांग जी शायद फूल ही नहीं समा पा रहा था खुशी के मारे। वांग जी फिलहाल वो अपने दरवाजे को लगा लेता है और वो कदमों को बढ़ाते हुए वो विंग की तरफ आ रहा था। वांग जी की एक एक कदम विंग के कान तक गूंज रहा था कि आ रही है वो पर्सन जिससे वो इतना ज़्यादा डरता है। वांग जी अपनी एक एक कदम बढ़ाते हुए वो विंग के सामने बैठ जाता है और वो धीरे से विंग की पर्दे को हटा देता है। विंग की आंखें बंद हो गया था डर के मारे और वांग जी बस विंग का चेहरा देखता रह जाता है। वो बस जी भर के विंग का चेहरा देखता है। जब काफ़ी टाइम तक विंग को कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रहा था, मतलब कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसे ऐसा लगा था कि एक पर्सन उसके सामने बैठा है और किसी ने उसका पर्दा हटाया है, पर विंग ने उसका चेहरा तक नहीं दिखा था। काफ़ी टाइम ऐसे आंखें बंद करने के बाद विंग फाइनली अपनी धीरे से आंखें खोलता है। देखता है उसका हस्बैंड उसकी आंखों के सामने बैठा है और बस उसका ही फेस देख रहा। ये देख के विंग और भी डर जाता है। वांग जी कैसे देखने से विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पर्सन कैसा है। वांग जी काफ़ी टाइम देखने के बाद वांग जी अपने हाथ को फाइनली वो बढ़ाता है विंग की तरफ और वो फर्स्ट टाइम जब विंग की फेस को टच करता है, वांग जी के दिल में एक अजीब सा फीलिंग जाग जाता है। वो उसकी फेस को टच करते वक्त उसे इतना खुशी मिल रहा था कि वांग जी समझ में नहीं पा रहा था। वांग जी अपनी एक हाथ से विंग की फेस को सहलाते हुए टच करते हैं। वो अपने दोनों हाथ विंग की दोनों चिक्स पर टच करने लगता है। वो दोनों हाथ से विंग की फेस को पकड़ते हुए उसकी फेस को इस तरह टच कर रहा था कि जैसे इस पर्सन को उससे कोई छीन ना ले। वांग जी इस तरह विंग को प्यार कर रहा था, मतलब उसकी फेस को टच करके वो इस तरह विंग को अपने दिल में उतार रहा था कि ये फीलिंग्स विंग के दिल में नहीं आ रहा था। विंग बस डरा हुआ था और वांग जी बस इस चीज़ को महसूस कर रहा था, उस पल को महसूस कर रहा था, उस समय को वो रोक देना चाहता था कि ऐसा लग रहा था कि वो समय को रोक दे, ये दुनिया भाड़ में जाए, उसके पास जो है वो बस उसकी होके रह जाना चाहता था। वांग जी पहले उसकी फेस को टच करके उसकी जो घूंघट था उसको पूरा हटा के उसकी बालों के हेयरपिन को खोल देता है, जिसकी वजह से विंग की बाल बिखर जाता है। वांग जी नहीं चाहता था जब वो विंग से प्यार करे कोई भी ज्वेलरी उसके बीच में आए, इसलिए वांग जी वो पहले किस करने से पहले वो एक एक करके सारे ज्वेलरी को उतार रहा था। एक एक करके सारी ज्वेलरी उतारने के बाद वांग जी अब विंग का कपड़े उतार रहा था। ना जाने विंग ने अपनी ग्राउंड की कितने लेयर पहने थे, कम से कम 3 से 4 लेयर पहना हुआ था। वांग जी एक एक करके सारे उतार देता है। आखिरी में एक जो लेयर बाकी था वो रेड कलर का था। जब वांग जी विंग का पूरा कपड़ा उतार देता है, उतारने के बाद वांग जी फिर से विंग की फेस को जी भर के देखता है और वांग जी इतना खुश हो रहा था उसे कि इतना खुशी मिल रहा था विंग को पाकर कि वांग जी बता नहीं सकता। वांग जी फिलहाल तो अपनी लिप को धीरे धीरे वो विंग की तरफ लेके जा रहा था विंग को किस करने के लिए। जब वांग जी एकदम विंग के करीब चला जाता है, विंग धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ रहा था, पर वांग जी विंग की हेड को पकड़ लेता है ताकि विंग और पीछे ना जा सके, उससे दूर ना भाग सके, क्योंकि वांग जी अब खुद को शायद नहीं रोक पाएगा। इतनी करीब आके वो तो विंग को छोड़ नहीं सकता। जब वांग जी विंग को किस करने वाला था तब विंग कहकर उठता है, मुझे छोड़ दीजिए। तभी वांग जी विंग का कोई भी बात नहीं सुनता। वांग जी फिर भी वो विंग की तरफ बढ़ रहा था जैसे कि वांग जी कुछ सुना ही नहीं। विंग की आंखों में नमी आ गया था डर के मारे। विंग कहता, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तभी वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी फिलहाल वो विंग को किस करने लगता है और काफ़ी टाइम तक किस करता ही जाता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पर्सन उसे क्यों छोड़ नहीं रहा। जब वांग जी उसे छोड़ नहीं रहा था तब विंग अचानक से वांग जी को धक्का देता है, जिससे वांग जी थोड़ा पीछे हो जाता है। मतलब वांग जी थोड़ा सा विंग अलग होता है और विंग फटक से उठ के खड़ा होता है और वो बेड से नीचे उतर के वो जाने लगता है। जब विंग ऐसे जा रहा था तब वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग की बॉडी में जो आखिरी लेयर बचा था वांग जी उसको भी उतार देता है। जैसे ही वांग जी ने विंग का वो कपड़ा उतार दिया था, विंग की बॉडी सो हो रहा था और इससे विंग अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। वांग जी बेड पर बैठा हुआ था और विंग वांग जी के सामने खड़ा था, क्योंकि वांग जी विंग का हाथ पकड़ कर रखा था। वांग जी विंग की कमर को पकड़ के उसे और खींचने लगता है और वांग जी विंग के स्टमक पर वो छोटे छोटे किस कर रहा था। विंग कोशिश कर रहा था वो वांग जी से दूर हो जाए, वो वांग जी को ऐसी हरकतें ना करने दे, पर वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था।
वांग जी विंग को इस तरह उसकी कमर को पकड़कर उसके स्टमक पर किस कर रहा था, जिसकी वजह से विंग वो जा भी नहीं पा रहा था वांग जी से दूर। और वांग जी जो किस स्लोली वो कर रहा था, धीरे धीरे वो बहुत स्पीड में बढ़ रहा था। वो पागलों की तरह विंग की स्टमक पर किस किया जा रहा था और ऐसे किस करते करते वांग जी विंग को अपनी लैप पर बिठा लेता। उसके बाद वांग जी विंग के चेस्ट पर किस करने लगता है, उसकी नेक पर किस करने लगता है। किस करते वक्त वांग जी आखिर में वो विंग को फिर से लिप पर किस करने जाता। विंग अपनी सर को हटा लेता उससे पहले वांग जी विंग की बाल को मुट्ठी में पकड़ता है और उससे उसकी फेस को अपनी ओर खींच के लेके आता है और विंग को किस करने लगता है। विंग को काफ़ी वाइल्ड तरीके से किस करा था, इतनी वाइल्ड तरीके से किस करा था, विंग को सहन नहीं हो रहा था और विंग को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए विंग की आंखों से आंसू बह रहा था क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा था या तो फिर वांग जी से छूट नहीं पा रहा था। और विंग की आंखों में जो आंसू था वांग जी को एक पल के लिए नज़र आता है, पर वांग जी इस आंसू को देख के उसका मन नहीं पिघलता, वो विंग को छोड़ता नहीं। वो उल्टा विंग की आंखों के आंसू को पोंछते वो विंग की आंखों में किस करता है और कहता है, तुम रो क्यों रही हो, मैं तो तुमसे प्यार कर रहा हूँ। विंग कहता है, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, मुझे आपसे डर लगता है। वांग जी कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा, सिर्फ प्यार और कुछ नहीं। तुम मेरे पास बिल्कुल सेफ हो, मैं तुम्हें एक खर्च तक आने नहीं दूंगा। ऐसा बोल के वांग जी वो विंग की लिप पर फिर से किस कर लेता है। अभी बोला था कि वो उसे एक खर्च तक नहीं आने देगा, पर किस करते वक्त वांग जी विंग की लिप को कॉर्नर पर कट कर लेता है जहाँ से ब्लड निकल रहा था। विंग को वो जोर से लगता भी है पर विंग कुछ नहीं कर सकता। वांग जी अचानक से वो विंग को बेड पर पलटता है और वो भी बैक साइड पर। वांग जी विंग की ऊपर आता है और विंग का बैक साइड पर वो फिर से वो किस करने लगता है। वहाँ पर विंग का जो हेयर था वो वांग जी को परेशान कर रहा था, इसलिए वांग जी विंग के हेयर को हटाते हुए विंग के बैक पर किस करता है। और उस रात वांग जी विंग के साथ इंटीमेट भी होता है, विंग की ना चाहते हुए भी। वांग जी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विंग को अच्छा लगा हो या फिर ना लगा हो, उसे बस विंग चाहिए और उसे विंग से प्यार करना है, विंग को अपने पास कैद करके रखना है। वांग जी को बस इतना पता है और वो सिर्फ उसका है, उसे कोई छीन नहीं सकता या फिर विंग उससे दूर नहीं जा सकता। उस रात ना जाने वांग जी ने कितनी बार विंग के साथ इंटीमेट हुआ था और वांग जी ने विंग को कपड़े तक पहनने नहीं दिया था। वो पूरे रात ऐसे विंग को प्यार करता रहता है और जब लगभग सुबह होता है वांग जी विंग दोनों ही फ्रेश होता है, पर विंग इस टाइम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था या तो फिर वो उठ नहीं पा रहा था। पर फिलहाल वांग जी वो फिर से रेडी होके वो अपनी रूम से बाहर जाता है, पर अपनी रूम से बाहर जाने से पहले वो रूम को अच्छे से लॉक करता है ताकि विंग अपने रूम से बाहर ना सके। वांग जी की नज़र से विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि वांग जी नहीं चाहता कि कोई भी विंग को देखे। वांग जी इस टाइम दरबार में था, वो अपनी किंग वाली सीट में बैठा हुआ था और वांग जी के सामने कई सारे लोग था, सब बधाई भी दे रहा था वांग जी की न्यू जर्नी के लिए, मतलब नई ज़िंदगी के लिए। जब वांग जी अपनी राज्य का काम संभाल रहा था उस टाइम कोई पर्सन वो कुछ समझा रहा था वांग जी को, पर वांग जी का ध्यान इस टाइम उस बात पर नहीं था। वो रात को विंग के साथ जो भी कुछ किया था जैसे उसकी आंखों के सामने अभी भी आ रही है, जैसे वांग जी उस पल में अभी भी जी रही है। वो विंग का बॉडी, विंग का फेस, विंग का चेहरा और विंग कैसे किस कर सब कुछ वांग जी को इस तरह याद आ रहा था कि वांग जी अपनी मन को शांत नहीं कर पा रहा था या फिर वो अपनी राज्य का जो भी काम है वो संभाल नहीं पा रहा था। वांग जी जितना भी कोशिश कर रहा था पर वांग जी के दिमाग में बस वही ख्याल आ रहा था। जब वांग जी अपनी ख्यालों में नहीं था, अपनी ख्यालों से बाहर था, तब वो पर्सन जो विंग को समझा रहा था वो कहता है, योर हाइनेस, क्या आप मेरी बात को सुन रही हो? तभी वांग जी कहता है, हाँ तुम कुछ बोल रही हो। तभी वो पर्सन कहता है, योर हाइनेस, मैंने जो समझाया क्या आप वो समझ गए? वांग जी कहता है, मैं कुछ टाइम बाद बात कर सकता हूँ, ऐसे बोल के उसे भेज देता है। वांग जी फिलहाल वो अपने मन को शांत करने के लिए वो विंग से दूर नहीं रह सकता, वो विंग को इतना मिस कर रहा था, वो अपनी किंग सीट को छोड़ के वो चला जाता है और वहाँ पर जितने भी सारे लोग था वो समझ नहीं पाता आखिर किंग को क्या हुआ। जब वांग जी बेडरूम में जाता है विंग वहाँ पर बैठा हुआ था, विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था, काफ़ी टाइम हो गया था, विंग बोर हो गया था, अभी दोपहर का वक्त था और वांग जी हमेशा वो अपनी जब किंग वाली सीट पर बैठता है वो अपनी
कभी लेके काम में लग जाता है, वो सीधा रात को ही अपनी बेडरूम पर आता है क्योंकि उसे अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि वांग जी अपनी काम के अलावा और किस चीज़ के बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो हमेशा अपनी काम में पागल रहता है। पर इस टाइम शायद विंग उसको पागल बना दिया था, जिसकी वजह से वांग जी अपनी काम छोड़ के वो दोपहर को अपनी बेडरूम पर आता है, जहाँ पर विंग अपसेट हो गया था क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक विंग एक ही रूम में बैठा हुआ था, एक ही रूम पर कैद था। विंग बहुत इनोसेंट तो था, वो हमेशा डरा डरा रहता था, वो लोगों से ज़्यादा बातें नहीं कर पाता था। मतलब विंग बहुत ज़्यादा नटखट था, वो बच्चों के साथ हमेशा खेलता रहता था, वो घर का काम वगैरह करता था, वो इधर उधर वो टहलता रहता था। उसे मस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो कभी भी अपनी कदम एक जगह पर नहीं टिक पाता है, वो हमेशा उछलता कूदता रहता है। पर इस टाइम विंग बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। जब वांग जी बेडरूम पर घुसता है और फिर से वो डोर लॉक कर देता है, ये देख के विंग हैरान था। विंग बस दरवाजे की तरफ देख रहा था और वांग जी जब विंग की करीब आता है, वांग जी देखता है कि विंग उसके दरवाजे की तरफ देख रहा। वांग जी कहता है, तुम दरवाजा क्यों देख रही हो? विंग कहता है, क्या आप वो डोर ओपन नहीं करेंगे? मुझे बाहर नहीं जाने देंगे? वांग जी कहता है, तुम बाहर क्यों जाओगे? तब विंग कहता है, मुझे बाहर जाना है, मैं बोर हो रही हूँ। वांग जी कहता है, मेरे रहते हुए तुम बोर हो रही हो? विंग कहता है, "अ, एक ही रूम में रहकर मैं बोर नहीं हो सकता क्या? मुझे बाहर जाना है, सबको देखना है।" वांग जी गुस्से में आता है। वांग जी कहता है, तुम्हें बाहर जाना है, सबको देखना है और सब लोग तुम्हें देखेंगे। विंग कहता है, इसमें बुराई क्या है? वांग जी कहता है, बुराई क्या है? सब लोग तुम्हें गंदे नज़र से देखेगा। विंग कहता है, सब लोगों की सोच ऐसा नहीं है, बस कुछ लोगों का ही है। वांग जी कहता है, विंग मुझसे जबान मत लड़ाओ, मुझे पसंद नहीं है ये। ऐसा बोल के वांग जी विंग को हक कर लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग कहता है, पर आप तो सुबह ही मुझसे मिलकर गए थे ना। वांग जी कहता है, फिर भी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। वांग जी जिस तरह विंग को हक किया हुआ था, विंग समझ पा रहा था शायद उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ और भी कुछ करना चाहता है। वांग जी फिलहाल वो विंग से एक कदम दूरी पर जाता है और वो विंग की फेस को फिर से टच करने लगता है। विंग की फेस को टच करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद, और विंग की फेस को टच करते हुए वो अपने दोनों हाथ से विंग की फेस को पकड़ता है और उसे किस करने जाता है। पर उससे पहले विंग अपने कदम पीछे लेता है, वो वांग जी से दूर जाता है और कहता है, क्या आप मेरे साथ फिर से वो सब करना चाहते हो? तभी वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, पर क्यों? मैं नहीं करना चाहता। तभी वांग जी कहता है, तुम मेरे हस्बैंड हो तो ये तो नॉर्मल बात है। विंग कहता है, पर अब मुझे छोड़ दीजिए। ऐसे कह के विंग रो पड़ता है। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मेरे पास आओ। विंग कहता है, नहीं, आप मुझसे दूर रहिए। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मेरे पास आओ। ऐसा बोल के वांग जी विंग के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए वो बेड पे ले जाने लगता है और वो बेड पे सुला देता है और वो विंग के ऊपर आता है और फिर से वांग जी विंग के साथ वो सब कुछ करता है जो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी फिर से विंग के साथ इंटीमेट होता है और इंटीमेट ख़त्म करने के बाद वांग जी बिल्कुल भी उठता नहीं है, वो विंग को पकड़ के ऐसे सोता रहता है। उसे बस अच्छा लग रहा था। वांग जी ऐसे लेटे लेटे ही विंग के साथ कितने टाइम तक बातें करते रहता है। वांग जी इससे पहले कभी भी इतनी बातें नहीं किया था जितने बातें आज वांग जी विंग के साथ कर रहा था। वांग जी अपनी बचपन की बातें कर रहा था, अपनी फैमिली की बातें कर रहा था, उसे क्या पसंद है वो बातें कर रहा था, विंग का क्या पसंद है वो पूछ रहा था। पर इस टाइम विंग अपना मुंह एक बार के लिए नहीं खोला था, वो बस वांग जी जो कुछ भी बोल रहा था वो बस चुपचाप सुन रहा था क्योंकि वांग जी विंग को पकड़ कर रखा था अपने पास। ऐसा लग रहा था कोई उसे छीन लेगा। वांग जी बिल्कुल पागल हो गया था विंग के प्यार में। दोपहर से रात हो गया था। वांग जी बस एक ही बार विंग को लेके अपनी रूम से बाहर आया था, वो भी डिनर करने के लिए। जब वांग जी अपनी बेडरूम से विंग को लेके बाहर आया था तब वांग जी पहले से ही सबको वार्निंग दे दिया था, जब तक विंग अपनी बेडरूम से बाहर आएगा, डिनर करेगा, फिर अपनी बेडरूम तक जाएगा, सबकी नज़र नीचे होनी चाहिए। और विंग जब लानवांग जी का हाथ पकड़ के उस बेडरूम से बाहर आता है, विंग देखता है सभी लोग अपने सर को नीचे करके रखा है, कोई भी अपनी सर नहीं उठा था। विंग वांग जी का हाथ पकड़ के वो डिनर के लिए बाहर जाता है, डिनर करता है। डिनर करने के बाद वांग जी सीधा विंग की हाथ पकड़ के फिर से बेडरूम तक आ जाता है और वही सेम चीज़ वांग जी फिर से विंग के साथ करने लगता है। फिर से वांग जी विंग को प्यार करने लगता है, उसे किस करना, उसे हक करना, उसके साथ बातें करना। ना जाने वांग जी की बातें ख़त्म ही नहीं हो रहा था और ऐसे ही एक और रात बीत जाता है
और जब वांग जी सुबह फिर से वो अपनी कबीले के काम के लिए वो किंग वाले सीट पर या फिर दरबार पर जा रहा था, उससे पहले वांग जी को ये बात याद आ जाता है कि कल विंग ने बोला था वो बोर हो चुका है। इसलिए वांग जी स्लीपिंग स्पेल लगा देता है, मतलब विंग को सुला देता है नींद में। विंग इस टाइम वो बेड पर सो रहा था क्योंकि वांग जी ने अपना पावर इस्तेमाल किया। वो स्लीपिंग स्पेल यूज़ करके वो अपनी बेडरूम से चला जाता है ताकि विंग नींद से ना उठे, वो सोता रहे और वो बोर फील न करे। और ऐसे ही दिन कैसे बीत जाएगा विंग को पता नहीं चलेगा। और वांग जी अपना काम ख़त्म करके वो फिर से रात को वापस आता है और विंग की बॉडी से वो स्पेल हटा देता है, जिसकी वजह से विंग अपनी आंखें धीरे से खोलता है। और आंखें खोलते ही वो वांग जी को देख पाता है। वांग जी को देखते ही विंग और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वांग जी का जो हरकत है वो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। प्यार करना अलग बात है, पर ये कैसी बात है कि उसे पूरा दिन नींद में ही सुला के रखे। विंग को इतना डरते हुए देख के वांग जी कहता है, विंग तुम डर क्यों रही हो? विंग कहता है, आप मुझसे दूर रहिए। वांग जी कहते हैं, पर क्यों? विंग कहता है, आप मेरे साथ ये सब क्या कर रही हो? तभी वांग जी कहते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम बोर फील ना करो, इसलिए मैंने तुम्हें सुला कर गया था। विंग कहता है, क्या ये सही है? आपको नहीं लगता आप मेरे साथ गलत कर रही हो? तभी वांग जी कहता है, विंग इसमें क्या गलत है? बस मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और देखे। मैं नहीं चाहता मेरे हस्बैंड पर कोई नज़र डाले। मैं तुम्हें सेव करना चाहता हूँ, मैं अपने पास कैद करके रखना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इतने साल में मैं शायद इतने प्यार मैंने किसी को नहीं किया था। विंग कहता है, ये आपका प्यार है? आपको नहीं लगता ये आपका पागलपन है? वांग जी कहते हैं, तुम कह सकते हो, तुम ये भी कह सकते हो कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ और मैं पागल होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे सर पर जो नशा चढ़ा है ये नशा कभी ना उतरे। विंग कहता है, फिलहाल आप मुझसे दूर रहे, मुझे आपसे डर लग रहा, अब ना जाने सच में आप क्या करते हो। तभी वांग जी विंग के पास आता है, विंग को हक करने जाता है, पर विंग वांग जी का हाथ हटा देता है झटके में और कहता है, आप मुझसे दूर रहिए। वांग जी विंग को समझाने के लिए वो विंग की फेस पर फिर से अपनी हाथ रखने जाता है, पर विंग वांग जी का हाथ झटका देता है, उसके हाथ हटा देता है। और वांग जी को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वांग जी विंग के ऊपर चिल्ला देता है, जिसकी वजह से विंग और भी ज़्यादा डर जाता है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे झटका देने की? विंग डर के मारे चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं हूँ मैं, या फिर मैं तुम्हें जान से नहीं मारने वाला। मैं सिर्फ तुम्हें नींद पर सुला के गया था ताकि तुम बोर फील ना करो। ऐसा कह के वांग जी गुस्से से वो विंग की तरफ देखने लगता है, और वांग जी के ऐसे गुस्से से देखने की वजह से विंग और भी ज़्यादा डर जाता है, और विंग डर के मारे विंग की आंखों से फिर से आंसू बह जाता है। तब वांग जी थोड़ा सा वो नरम बिहेव करते हुए विंग की आंखों के आंसू को पोंछता है और विंग की फेस पर अपने हाथ को रखते हुए कहता, विंग मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे बस किसी भी हालत पर तुम चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। विंग कुछ नहीं कह पाता। वांग जी विंग को फिर से हक कर लेता है, और डेली रूटीन की तरह वांग जी फिर भी विंग के साथ इंटीमेट वगैरह जो भी करना है वो विंग के साथ वो सब कुछ करता है, क्योंकि वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जब भी विंग को देखता है उसे एक अलग सा नशा चढ़ जाता है। इसकी वजह से वांग जी ये नहीं देखता विंग को पसंद आ रही है या फिर ना पसंद आ रही है, और ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। वांग जी हर रात को आता है, विंग के साथ इंटीमेट होता है, विंग को पूरे रात जी भर के प्यार करता है और सुबह होते ही उसे नींद में सुला कर जाता है। एक दिन रात को वांग जी अपनी इंटीमेट सीन ख़त्म करके वो विंग को अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था। विंग की और वांग जी की दोनों का ही बॉडी नेकेड था और दोनों के बाल बिखरा हुआ था। बाल काफ़ी लॉन्ग था तो एक दूसरे के बाल एक दूसरे की बॉडी पर भी आ रहा था। वांग जी बस कोशिश कर रहा था विंग की बाल को कैसे भी वो अपनी बॉडी से हटाए, और वो खुद की बाल को भी समेट रहा था इस बीच। तभी विंग फाइनली वो अपना मुंह खोलता है। विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, वो कई दिन से उसी रूम में कैद था। पहले तो वांग जी विंग को लेके वो उस रूम से बाहर हॉल में वो डिनर के लिए लेकर जाता था, पर अब तो वांग जी वो भी बंद कर दिया है, क्योंकि वांग जी को डर लगता है कि विंग उसे छोड़ के न चले जाए, क्योंकि वांग जी को अच्छे से पता था कि विंग उसे पसंद नहीं करता, और वांग जी विंग से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वांग जी इस चीज़ को इग्नोर करता था। भले विंग उसे प्यार करे और ना करे, वो तो विंग से प्यार करता है, वो विंग को किसी भी हालत पर खोना नहीं चाहता था। और आज विंग फाइनली वो वांग जी से कुछ मांग रहा था। विंग कहता है,
क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? वांग जी एकदम के लिए खुश हो जाता है। वांग जी खुशी के मारे वो विंग से कहता है, तुम क्या चाहते हो? तुम बोलो, जो तुम बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। तब विंग अपनी मन में कहता है, सच में आप मुझे हंसते हुए देखना चाहते हो? क्या मजाक है। अगर आप सच में मुझे हंसते हुए देखना चाहते थे तो आप मुझे इस तरह अपनी रूम में ही कैद करके नहीं रखते। जब विंग ये सब सोच में बिजी हो गया था तब वांग जी कहता, विंग तुम क्या बोलने वाले थे? तुम चुप क्यों हो गए? तब विंग अपनी ख्यालों से बाहर आता है। विंग कहता है, क्या आप मुझे घूमने लेके जाओगे? मैं कई दिनों से इस रूम में कैद हूँ, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी कहता है, तुम घूमने जाना चाहते हो? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? विंग कहता है, हाँ। ये सुन के वांग जी एकदम के लिए खुश हो गया था कि विंग उसके साथ घूमने जाना चाहता है। वांग जी कहता है, तो कल सुबह ही हम घूमने जाएंगे और पूरा दिन घूमेंगे। विंग एकदम के लिए खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में? वांग जी कहता है, हाँ, मैंने बोला था ना, तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा, पर तुमने कभी कोशिश नहीं की मुझसे मांगने की। तो विंग कहता है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे पूरे महल में घूमने दो, क्या आप मुझे घूमने दोगे? वांग जी कहता है, हाँ, मैं तुम्हें घूमने दूंगा। विंग एकदम के लिए खुश हो जाता है। विंग बहुत एक्साइटेड था कि वो सुबह उठ के घूमने जाएगा और सुबह उठ के विंग और वांग जी रेडी होता है। विंग आज थोड़ा अच्छे से तैयार हो रहा था क्योंकि उसे बाहर जाना था और वांग जी रेडी होके खड़ा था। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम रेडी हो? विंग कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ, बस 2 मिनट। ऐसा बोल के विंग फिर से खुद को रेडी कर रहा था। जब 2 मिनट ख़त्म हो जाता है, वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो इतना तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के वांग जी विंग की फोrehead पर किस करता है और विंग के हाथ पकड़ के उसे रूम से बाहर ले जाने लगता है। जब विंग अपनी रूम से बाहर आता है, विंग को इतना अच्छा लग रहा था कि फाइनली ना जाने कितनों दिनों बाद विंग के ऊपर जो सूरज की रोशनी है वो पड़ा था। विंग देखता है कि महल के सारे लोग गायब हैं, महल में कोई नहीं है। विंग महल से बाहर जाता है, वो रोड पर घूमने लगता है, सड़क पर घूमने लगता है, पर पूरा सड़क खाली था। कोई भी एक इंसान नहीं दिख रहा था, एक बच्चा तक नहीं दिख रहा था। विंग हैरान था, अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? विंग जितना घूम रहा था, विंग पूरा खाली खाली दिख रहा था। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए विंग वांग जी को कहता है, वांग जी ये रोड इतना खाली क्यों है? हम जितना जा रहे हैं उतना सब खाली पड़ा है। ऐसा लगता है कि इस कबीले में कोई इंसान नहीं रहता, एक बच्चा तक नहीं दिखा मुझे अब तक। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या तुम इंसान देखने आए हो यहाँ पर? तुम घूमने आई हो ना, तो घूमो। विंग कहता है, ये क्या बात हुई है, यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? तभी वांग जी कहता है, मैंने सबको मना कर दिया है, जब तक तुम बाहर घूमोगे तब तक ये सारे लोग अपनी अपने रूम में बंद हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए सभी लोगों को घर में कैद कर सकता हूँ। अगर तुम घर से बाहर आओगी तो एक कबीले के लोग घर में अंदर बंद हो जाएगा। विंग की कदम एकदम के लिए रुक जाता है। विंग की कदम रुकने से वांग जी भी रुक जाता है। विंग कहता है, ये सब क्या है? लोगों के दिन में कितनी ज़रूरतें काम होता है और तुमने ऐसे सबको अपने ही घर में बंद कर दिया। वांग जी कहते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि तुम बाहर घूमना चाहते हो। विंग कहते, वो बात सही है, मैं बाहर घूमना चाहता हूँ, पर इन सारे लोगों को तुमने अपने ही घर में क्यों बंद करवा दिया? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई देखे। विंग गुस्सा हो जाता है। विंग कहता है, वांग जी मैं इतना भी खूबसूरत नहीं हूँ कि लोग सिर्फ मुझे ही देखें, ये तुम्हारे दिमाग की गलत फहमी है। वांग जी कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हें कोई देखे। ऐसा बोल के वांग जी विंग के हाथ पकड़ के वो फिर से जा रहा था, पर विंग रुक जाता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, अब मुझे नहीं घूमना, अब मुझे महल जाना है। ऐसे कह के विंग लौटकर वो महल की तरफ जा रहा था। वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी वो विंग के पीछे पीछे जा रहा था और विंग गुस्से में आगे आगे जा रहा था। जब महल के अंदर जाता है, देखता है महल पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि विंग को महल में भी घूमना था। विंग कहता है, क्या महल के लोग भी गायब हैं? तभी वांग जी कहता है, हाँ, तुम पूरा दिन अपनी मन के हिसाब से जितना चाहे तुम महल घूम सकते हो। विंग ये देख के भी हैरान था। विंग कहता है, मुझे महल भी नहीं देखना। ऐसे कह के विंग अपनी बेडरूम पर जाता है और कहता है, एक काम करो, सबसे अच्छा यही होगा कि तुम मुझे नींद में सुला दो। ऐसे कह के विंग बेड पर सो जाता है। वांग जी कहते हैं, विंग तुम मुझसे गुस्सा हो? विंग कहता है, नहीं, मुझे सोना है, प्लीज़ तुम मुझे सुला दो, यही मेरी किस्मत है। और कुछ दिन ऐसे बीत जाता है। विंग अब परेशान हो गया था। विंग को घुटन जैसा महसूस हो रहा था। विंग इस महल में ऐसा महसूस कर रहा था कि वो सोने की पिंजरे में कैद है और
वो जो उसका घर था भले ही छोटा था पर उसका खुला आसमान था। फिर भी विंग कुछ नहीं कर पाता। विंग बोर ना फील करे इसलिए वांग जी हर रोज़ वो विंग को ऐसे नींद में सुला के वो रात को वापस आता था और वो फिर से विंग को नींद से उठाता था। आज वांग जी थोड़ा जल्दी घर आ गया था और वो विंग को नींद से उठा दिया था। वांग जी बेडरूम में था। वांग जी अपना कुछ काम कर रहा था और विंग अपनी बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि वो बोर फील कर रहा था। वो अपनी बेडरूम पर बैठ के क्या ही कर सकता है और वांग जी से वो तो प्यार नहीं करता कि वो वांग जी से बात करे और ख़ुद को थोड़ा सा बेहतर महसूस करा ले। जब वांग जी बैठ के कुछ पढ़ रहा था तब विंग चुपचाप बैठ बैठ के बोर हो रहा था, इसलिए विंग अपने ही रूम के एक खिड़की पर वो खड़ा हो जाता है। वो बाहर की नज़ारा देख रहा था। रात के टाइम था, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। विंग का मन कर रहा था वो बाहर जाए और रात के अंधेरे में ही सही वो पूरी दुनिया को घूम के देखे। उसे इतना अच्छा लग रहा था, इसलिए विंग बस अपसेट होकर खड़ा था क्योंकि वो ये सब नहीं कर सकता था। विंग पूरा कैद हो चुका था पर अचानक ही विंग के दिमाग में कुछ और ख्याल आता है। विंग देखता है वांग जी अभी तक बैठ के वो कुछ रीड कर रही है। विंग अपनी कदमों को बढ़ाता है, थोड़ा हिम्मत जुटा के वो वांग जी के पास जाता है और बिल्कुल वांग जी को पीछे से पकड़ते हुए वो वांग जी की शोल्डर पर अपनी सर रख देता है। इस चीज़ से वांग जी बिल्कुल शॉक था क्योंकि आज से पहले विंग ने ऐसा कभी नहीं किया था। वांग जी अपनी बुक को जो रीड कर रहा था वो ऐसे ही पकड़ते हुए वो विंग की तरफ थोड़ा मुड़ते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तब विंग कहता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। वांग जी कहते हैं, तुम मुझे मिस कर रहे थे? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है तुम मुझसे कल से ठीक से बात नहीं कर रहे हो। विंग कहता है, अब मैं अपसेट नहीं हूँ, अब मैं समझ चुका हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अरे बस यही वजह है कि आप नहीं चाहते कि कोई और मुझे देखे, इसे तो प्यार कहते हैं ना। वांग जी कहता है, विंग अचानक से तुम्हें क्या हो गया? विंग कहता है, अचानक से मुझे आपसे प्यार हो गया। वांग जी तुरंत अपनी बुक को छोड़ के वो विंग की तरफ मुड़ता है और विंग वांग जी के फेस पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, हाँ वांग जी, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है, बस मैं समझ नहीं पाया था। वांग जी कहते, विंग तुम सच कह रही हो? विंग कहता, हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि विंग उससे प्यार करता है, पर विंग के शब्द वांग जी के दिल पर एक तीर जैसा काम कर रहा था। जैसे उसका जो स्टोन वाला जो हर्ट था वो अब धीरे धीरे बिखर रहा था। विंग अपने हाथ को वांग जी के दिल पर रखता है और कहता है, इसे महसूस कर रहा हूँ, मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ। विंग अपनी चाल में कामयाब हो गया था। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था और वांग जी विंग की आंखों में। वांग जी सब कुछ भूल गया था और वांग जी विंग की बातों में आ गया था। वांग जी बिल्कुल नॉनसेंस बन गया था इस टाइम। वांग जी के लिए काफ़ी था वांग जी की सोच को ख़त्म करने के लिए। जब वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहा था, विंग धीरे धीरे वो वांग जी के पास जाता है और वो खुद से वो वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी के लिप पर किस करने के बाद विंग वांग जी के नेक पर, उसके चेस्ट पर किस करने लगता है और धीरे धीरे वो वांग जी के कपड़े को उतारने लगता है। ये था फर्स्ट टाइम कि विंग वांग जी को प्यार कर रहा था, मतलब विंग वांग जी को खुश कर रहा था, मतलब वो वांग जी को प्यार कर रहा था। और वांग जी ये सच में मान लिया था कि विंग उससे प्यार करता है। और जिस तरह विंग उसे सीड्यूस कर रहा था, उसका कपड़ा उतर रहा था, उसे किस कर रहा था, उसे टच कर रहा था, वांग जी इस चीज़ को बस महसूस कर रहा था, इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसके हस्बैंड उसे प्यार कर रहा। इस चीज़ सच में उसके लिए एक तोहफा जैसा था। विंग वांग जी का सारे कपड़े एक एक उतार के वो वांग जी के चेस्ट पर किस कर रहा था। जब विंग ऐसे किस कर रहा था, वांग जी अपना कंट्रोल खो रहा था। वांग जी अपनी कंट्रोल करते कहता, विंग बस करो। विंग कहता है, अब भी नहीं। ऐसा बोल के विंग फिर से वो वांग जी के चेस्ट पर किस कर रहा था, पर वांग जी तुरंत उठता है और विंग को वो अपनी बाहों में उठाता है और वो सीधा बेड पर लेकर जाता है और वो दोनों फिर से इंटीमेट होता है। आज वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था कि विंग उससे प्यार कर रहा था। जब इंटीमेट ख़त्म हो जाता है, विंग वांग जी के सर पर हाथ फैला रहा था, उसकी फोरहेड को मसाज दे रहा था, उसे किस कर रहा था, उसके हैंड पर किस कर रहा था, उसकी फोरहेड पर किस कर रहा था। और वांग जी ना जाने कब सो गया था और विंग का प्लान सक्सेस हो गया था। विंग चाहता था कि वांग जी सो जाए और विंग ने वांग जी को सुला दिया था। जब वांग जी सो रहा था, विंग धीरे से अपनी बेडरूम के दरवाजे ओपन करता है और वो दरवाजे को धीरे से लगाते हुए वो महल से भाग जाता है। विंग की महल को सारे रास्ता पता था, इसलिए विंग काफ़ी आसानी से वो महल से भाग जाता है। कम से कम 1 से 2 घंटे के बाद वांग जी की नींद अचानक से खुल जाता है क्योंकि वांग जी तो अचानक ही सो गया था।
वांग जी की जैसे आंखें खोलता है, वांग जी विंग को ढूंढने लगता है। वांग जी देखता है विंग उसके पास में नहीं है, बेड पर नहीं है। वांग जी पूरे रूम में ढूंढता है, रूम में भी नहीं था। वांग जी डर के मारे उठता है और वो सारे अपने लोगों को वो सिग्नल देता है। तभी महल में सायरन बजने लगता है, जिसकी वजह से सारे गार्ड वांग जी के पास आता है। वांग जी कहता है विंग को ढूंढो। वांग जी भी विंग को ढूंढने में लग गया था। काफ़ी रात हो गया था, पर जिस बात से वांग जी हमेशा डरता है, विंग जब जंगल के रास्ते से भाग रहा था, जंगल में कई सारा लोग था और वो जंगलवासी था, और विंग किसी एक के हाथ में लग जाता है। वहाँ पर कम से कम 8 से 10 इंसान था। जब उसके हाथ में विंग पड़ जाता है, वो सारे लोग विंग के ऊपर हमला करने लगते हैं, मतलब विंग की इज्जत को लूटने के लिए तैयार हो जाता है। विंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और विंग सोच रहा था वो क्यों महल से बाहर आया। उसे पता नहीं था कि दुनिया इतना ख़राब है कि कोई उसे छोड़ेगा नहीं। और इधर वांग जी पागलों की तरह विंग को इधर उधर ढूंढ रहा था। जंगल में भी कई लोग वांग जी का कई लोग जंगल में भी छा गया था। और उसी टाइम वांग जी के कान पर एक वॉइस आता जब विंग चिल्ला रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा डर जाता है, वो सीधा उस जगह तक जाने लगता है। और इस टाइम विंग भाग रहा था और विंग के पीछे वो लोग सारे, वो जंगलवासी भाग रहा था। ऐसे भागते भागते अचानक से विंग किसी से टकरा जाता है। ये था वांग जी। वांग जी वहाँ पर खड़ा था और विंग जब वांग जी को देख लेता है, विंग जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है और कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेगा। फिलहाल तो वांग जी विंग को बाद में देख लेगा, वो क्या पनिशमेंट दे सके विंग को। पर वांग जी इस टाइम इतना ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी अपनी तलवारबाजी उन लोगों के साथ करने लगता है और वांग जी के साथ साथ वांग जी जो लोग था वो सारे भी आ जाता है। वांग जी उन लोगों में से एक को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर विंग की तरफ कोई देख भी ले, उसका तारीफ भी कर दे, उसे नहीं छोड़ता। पर ये लोग तो विंग के ऊपर हमला करने वाला था, विंग की इज्जत को लूटने वाला था और विंग को शायद टच भी किया होगा। वांग जी के दिमाग में जब ये बात आता है, वांग जी के दिमाग को ख़राब करने के लिए ये बात काफ़ी था। वो सबको वहीं पर जान से मार देता है और जब सबको जान से मार देता है, वांग जी की बॉडी पर, वांग जी के हाथ पर, उसके फेस पर खून के छींटे लगे हुए थे। वांग जी विंग के पास आता है। विंग वहाँ पर डर के मारे खड़ा था, क्योंकि विंग को भी पता है शायद वांग जी उसे ही ना जान से मार दे, क्योंकि वो महल से भागा था। वांग जी अपने कदमों को बढ़ाते हुए विंग के पास आता है। विंग इस टाइम बहुत डरा हुआ था। वांग जी इतना गुस्से में था, वो विंग को कुछ नहीं कहता। वो सीधे विंग की हाथ पकड़ता है, घोड़े पर बैठता है और विंग को लेके वो सीधा महल में आता है। वांग जी विंग को कुछ नहीं कह रहा था। इससे विंग थोड़ा शॉक था कि वांग जी उसे कुछ क्यों नहीं कह रहा। महल पहुंचते ही वांग जी विंग के हाथ पकड़ता है, उसे खींचते हुए तेजी कदमों के साथ वो अपने रूम तक जाने लगता है। वांग जी तेजी कदमों के साथ जा रहा था और विंग को भी वांग जी के पीछे पीछे भागना पड़ा था, क्योंकि वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के खींच के लेके जा रहा था। जब बेडरूम के अंदर आ जाता है तब वांग जी उसे पटक के बेड पर फेंकता है और वांग जी गुस्से से वो विंग के ऊपर आता है और कहता, विंग तुम घर से भाग गए थे, मुझे छोड़ के भाग गए थे। विंग डर गया था। वांग जी कहता, विंग तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझे बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी कहता, विंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, इसलिए तुमने मुझे यूज़ किया। तुम्हें अच्छे से पता था अगर तुम मुझे ऐसे बोलोगे तो मैं पिघल जाऊँगा, पर तुमने सही सोचा। तुम्हारे दोस्त सब ने मुझे पूरा पिघल के रख दिया। मैं भूल गया था कि तुम मुझे छोड़ सकते हो। क्यों विंग, क्यों? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़ के क्यों जाना चाहते हो? तुमने मुझे नींद में सुला के तुम घर से भाग गए थे। तभी विंग गुस्से में आता है। विंग कहता, प्यार? सच में आपको लगता है ये आपका प्यार है? आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप बस मेरी बॉडी से प्यार करते हो। क्या आपको पता भी है कि मुझे क्या चाहिए? क्या आपको पता भी है आप जो हरकत मेरे साथ करते हो वो मुझे पसंद भी आता है या फिर नहीं? क्या आपको पता है आप जब मुझे नींद पर सुला कर जाते हो मुझे कैसा महसूस होता है? आपको पता भी है पूरे दिन सोने के बाद मेरा सर भारी हो जाता है, फिर आप आ जाते हो मेरे साथ वो सब कुछ करने। आपको पता भी है मेरे साथ क्या क्या टॉर्चर होता है? आपको पता भी है क्या मेरे साथ क्या हो रहा, मैं कैसा महसूस करती हूँ? आपको पता भी है आपने उस पंछी को अपनी सोने के पिंजरे में कैद किया है, जो खुले आसमान पसंद करता है, जो खुले आसमान में उड़ना चाहता है, जिसे सिर्फ खुला आसमान पसंद है। आपने उसे कैद करके रखा है। विंग कहता है, अगर किसी को मेरे ऊपर नज़र नहीं डालना चाहिए वो आप हैं। आप मेरे ऊपर ऐसे नज़र मत डाला करो, भले आप मेरे हस्बैंड हो। वांग जी कहता है,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई देखे। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ कर चले जाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे डरते हो। तब विंग कहता है, वाह, आपको तो सब कुछ पता है, फिर भी। वांग जी कहता है, क्या ये गलत है कि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हें मैं अपने पास रखना चाहता हूँ? विंग कहता है, इसे रखना नहीं कहता, इसे कैद करना कहता है। ऐसा लगता है कि मैं कोई मुजरिम हूँ और आपने मुझे कैद करके रखा है। इससे अच्छा तो जेल होता कि वो अपने कैदी के साथ दो चार बातें कर लेता। वांग जी विंग की फेस पर अपने हाथ को रखते हुए उसके सहलाते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं खुद को रोक नहीं पाता, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, चाहे तुम्हारा मर्जी हो या फिर ना हो। तब विंग अपनी कदम को पीछे लेता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी आपके सामने पर्दे में रहना चाहिए ताकि आप मेरे चेहरे को ना देख सको। तभी वांग जी कहते हैं, विंग, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मेरा हक है कि मैं तुम्हें देखूं। तभी विंग कहता है, पर ये हक मैं आपको नहीं दे सकता, भले आप मेरे हस्बैंड हो सकते हो। तभी वांग जी कहता है, विंग, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। विंग कहता है, मेरे ख्याल से आप मुझसे दूर रहिए। अगर आप मेरे कमरे में आए तो मैं आपके सामने पर्दे में रहूँगा। आप कंट्रोल में रहेंगे ना, क्योंकि आपको मेरा चेहरा दिखेगा नहीं। विंग की बात सुन के वांग जी वहाँ पर साइलेंस खड़ा रह जाता है, क्योंकि वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग ये सब क्या कह रहा। क्या सच में वो विंग को इतना तकलीफ़ दे चुका है कि वो परेशान हो चुका है कि वो घर से भाग जाना चाहता है। वांग जी को ये बात अब तक एहसास नहीं हुआ था कि विंग को कितना तकलीफ़ हो रहा। वांग जी को अपने हिसाब से बस ये पता है कि वो विंग से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है और विंग को वो सारा सुख देना चाहता है, मतलब वो उसे हमेशा खुश रहते हुए देखना चाहता है। पर वांग जी को पता ही नहीं है वो अनजाने में विंग को कितना तकलीफ दे चुका है। जब वांग जी ऐसे ही साइलेंस खड़ा तब विंग कहते हैं, और एक बात, अगर हो सके, अगर आप मेरी तकलीफ़ को महसूस कर सकते हो तो प्लीज़ आप कुछ दिन एक रूम में बंद हो जाना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरा तकलीफ़ क्या है। विंग की बात सुन के वांग जी फाइनली वो विंग को कहता है, विंग, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें ना देखूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें सबके सामने जाने दूं, मैं तुम्हें इस रूम से बाहर जाने दूं, लोग तुम्हें गंदी नज़र से देखें। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। विंग गुस्से से चिल्लाने लगता है और वांग जी को वो चिल्लाते कहता है, मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ कि आप इतना डरते हो कि लोग मुझे गंदी नज़र से देखेंगे। हर किसी का नज़र गंदा नहीं होता, बस कुछ लोग होता है जिसके हिसाब से उनकी नज़र भी गंदा होता है। हर इंसान बुरा नहीं होता, जो लोग बुरे होते हैं उसकी सोच और उसके देखने का तरीका भी बुरा होता है। हर कोई मुझे बुरे तरीके से नहीं देखेगा, ये सिर्फ आपका गलतफहमी है। जब विंग ये सब कह रहा था तब अचानक वांग जी की डोरबेल नॉक हो रहा था, मतलब वांग जी की बेडरूम की जो दरवाज़ा था वो कोई नॉक कर रहा था। वांग जी तुरंत अपना टाइम चेक करता है। वांग जी सोचता है इस टाइम कौन हो सकता है। वांग जी फिलहाल विंग की बात को इग्नोर करके वो दरवाज़ा ओपन करने जाता है। जब वांग जी दरवाज़ा खोलता है, वांग जी देखता है दरवाजे के सामने वैन किंग खड़ा है। वांग जी कहता है, तुम यहाँ? वैन किंग कहता है, वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम बाहर आ सकते हो? वांग जी कहता है, बहुत ज़रूरी है क्या? तभी वैन किंग कहता है, हाँ, थोड़ा ज़रूरी है तो तुम्हें अभी आना पड़ेगा। वांग जी तुरंत दरवाज़ा बंद करके बाहर से वो फिर से विंग को बंद करके वो चला जाता है अपनी किंग वाली सीट में, मतलब दरबार में, जहाँ पर हर बात की डिस्कशन चलता है। वांग जी जब वहाँ पर जाता है कुछ लोग वहाँ पर खड़ा था, रात काफ़ी था। वांग जी जब अपनी सीट पर बैठता है, वांग जी देखता है उसकी सपोर्ट में कुछ लोग, जिन लोगों पर वांग जी को भरोसा है, उनकी सपोर्टर हैं, वो सब वहाँ पर हैं और साथ में वैन किंग भी है। वांग जी कहता है, बात क्या है? वैन किंग कहता है, वैन चाओ वापस आ चुका है। वांग जी कहता है, क्या वो वापस आ चुका है? तो वैन किंग कहता है, हाँ, और वो हमारे कबीले के आसपास में ही है, कम से कम उसको बाहर आते हुए 3 से 4 दिन हो चुका है। तो वांग जी कहता है, ये बात मुझे पता क्यों नहीं है? वैन किंग कहता है, मुझे ये बात पता चला है। वांग जी कहता है, तुम्हें ये कहाँ से पता चला? वैन किंग कहता है, मैं कुछ काम से कुछ दिनों के लिए कबीले में घूम रहा था तो मुझे बेंचाओ दिखा। तभी वांग जी कहता है, अगर बेंचाओ वापस आ चुका है और वो महल में नहीं आया है होगा, काफ़ी कुछ प्लान बना रहा होगा। तो वैन किंग कहता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि उसने कुछ सोचा होगा, इसलिए वो महल वापस नहीं आया। वांग जी कहता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? वैन किंग कहता है, मुझे लगता है मुझे इनकी जानकारी लेना चाहिए कि आखिर वो किस मकसद से यहाँ पर वापस आया है। वांग जी कहता है, अगर वो वापस आया है उसका मकसद कोई छोटा मोटा नहीं होगा,
वांग जी कहता है फिलहाल काफ़ी रात हो चुका है, सबको सो जाना चाहिए। वैन किंग कहता है और तुम? वांग जी कहता है मुझे सोचने दो। ऐसे कह के वैन किंग सबको जाने के लिए कह देता है। सब लोग चला जाता है, वैन किंग भी चला जाता है। वांग जी वो अपनी किंग वाली सीट पर बैठा रहता है। वो सोच में पड़ गया था आखिर बेंचाओ इतने साल बाद वो वापस क्यों आया है। अगर वो वापस आया है तो कुछ बड़ा कुछ सोच रहा होगा, पर क्या? बेंचाओ के दिमाग में क्या चल रहा? बेंचाओ वांग जी का सौतेला भाई था, जैसे वैन किंग था। वैन किंग बहुत अच्छी लड़की थी। वैन किंग के ऊपर वांग जी का पूरा भरोसा था, पर बेंचाओ एक नंबर का घटिया इंसान था और उसके बुरे इरादे की वजह से वांग जी ने उसे अपने महल से बाहर करा दिया था। बेंचाओ जब महल में रहता था, वो महल में रहते हुए वो वांग जी की जान लेने की कोशिश किया था। वो राजा बनना चाहता था। जिस सीट पर वांग जी का हक है वो हक छीनना चाहता था, पर वांग जी से लड़ना इतना आसान नहीं था। इसलिए वांग जी को जब ये बात पता चला था, वो बेंचाओ को अपने महल से निकाल दिया था। और इसलिए वांग जी बेंचाओ को वो अपनी महल से निकाल दिया था, दूर कहीं भेज दिया था और बेंचाओ वहीं पर रहता था। वांग जी चाहता तो बेंचाओ को वो मार भी सकता था, पर बेंचाओ उसका सौतेला भाई था। इसलिए वांग जी वो बेंचाओ को छोड़ दिया था और माफ़ किया था। पर ऐसे ही बेंचाओ का लौट कर आना और महल ना आके कबीले में घूमना, वांग जी को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वांग जी परेशान था। कम से कम 3 से 4 दिन हो गया था। वांग जी अपनी सोच में पड़ा हुआ था। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था सीक्रेटली कि आखिर बेंचाओ क्या चाहता है। और इन 3-4 दिन से वो विंग के पास एक बार भी नहीं गया था। वो विंग से मिला तक नहीं था। इसका वजह ये नहीं था कि वांग जी परेशान है। वांग जी चाहता तो था उसकी जो भी परेशानी है वो विंग के साथ शेयर करे। अगर वो विंग को बताएगा तो शायद उसकी परेशानी थोड़ा कम होगा। भले विंग के पास कोई आइडिया ना हो, भले विंग के पास इस प्रॉब्लम का कोई हल ना हो, पर फिर भी वांग जी ये बता के वो अपने मन को हल्का जरूर कर सकता था। पर शायद वांग जी को पता चल गया था फाइनली, वो जिसके पास अपनी परेशानी लेकर जाएगा उसे उसकी परेशानी पर या फिर उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके पास जाना बेकार है। इसलिए वांग जी नहीं जा रहा था। वांग जी रेस्ट करने के लिए वो अपनी अलग से रूम में चला जाता था और वो इस प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश कर रहा था। फाइनली वैन किंग को पता लग जाता है। वैन किंग भी इस काम में लग गया था। वैन किंग फाइनली एक दिन रात को वो वांग जी के पास आता है। वांग जी की डोर को नॉक करता है, पर देखता है कि वांग जी उस रूम में नहीं है। उस रूम में विंग अकेला था। जब वैन किंग विंग को देखता है, वैन किंग कहता है वांग जी कहाँ है? विंग कहता है मुझे क्या पता होगा, मैं तो इस रूम से कई दिनों से लॉक हूँ। बस सर्वेंट आता है, मुझे खाना दे के जाता है और फिर दरवाजे को लॉक करके चला जाता है। और आप भी इस रूम के दरवाज़ा लॉक करके चले जाओ, क्योंकि मैं इसी का लायक हूँ। तभी वैन किंग कहता है मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में आखिर क्या हुआ है, पर जो भी हुआ है बस कुछ दिन रुक जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग कहता है मेरे लिए सेम है, कुछ ठीक नहीं होगा और हो सके तो आप वांग जी को कहीं और जगह पर ढूंढ लीजिए। विंग वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। पहले तो वांग जी उसे नींद पर सुलाकर जाता था, कम से कम उसे तकलीफ़ थोड़ा कम होता था, पर अब तो उसे नींद पर भी सुलाता नहीं है। और अब तो वांग जी विंग को नींद पर भी सुलाता नहीं है और विंग बस रूम में बैठ के बोर होता रहता है। जब विंग की उदासी वैन किंग देखता है, वैन किंग फिलहाल इस चीज़ को इग्नोर करते, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं था वैन किंग के लिए इतना। इसलिए वैन किंग कहता विंग तुम अपना ख्याल रखना और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मेरे ऊपर भरोसा रखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। फिलहाल अभी कुछ परेशानी चल रही है, तुम्हें नहीं पता, अगर वो परेशानी हम अगर नहीं देखें तो शायद बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा बोल के वैन किंग फिर से वो विंग को लॉक करता है और वो चला जाता है, क्योंकि सच में वैन किंग को पता नहीं था कि आखिर वांग जी और विंग के बीच में क्या चल रहा। इसलिए वैन किंग विंग को फिर से लॉक करता है और वो चला जाता है। वांग जी की और एक पर्सनल रूम था जो सीक्रेट था, सिर्फ वैन किंग को पता था। और इस टाइम वैन किंग वही रूम पर जा रहा था। जब वैन किंग उस रूम पर जाता है, देखता है वांग जी बेड पर बैठा हुआ है, वो सोच में है, वो कुछ लिख रही है। तो वैन किंग कहता है तो तुम यहाँ पर हो? वांग जी कहता है हाँ, शायद तुम मेरे रूम पर गए थे। वैन किंग कहता है हाँ, मैं तुम्हारे रूम पर गया था, तुम नहीं थे, तो मुझे पता चल गया तुम यहीं पर हो। तो वांग जी कहता है बात क्या है, क्या कुछ खबर मिला है तुम्हें? वैन किंग कहता है वांग जी मुझे खबर मिला है कि वैन चाओ पूरे कबीले को भड़का रही है। वांग जी कहता है हाँ, मुझे समझ में आ चुका है। वैन किंग कहता है तुम्हें समझ में आ चुका है, फिर भी तुम चुपचाप हो। वांग जी कहता है ये मेरा इंतहा है। वैन किंग कहता है क्या मजाक है, कुछ भी बोलते हो तुम।
वांग जी कहता है मजाक तो है, तो मैं इतना टाइम से मैं कबीले की लोगों के लिए जो भी करता हूँ वो मुझे सही लगता है। भले लोगों के लिए मैं निर्दयी हूँ, मेरे मन में दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, पर हमेशा मैंने अपनी कबीले के बारे में सोचा है। जो कबीले की भलाई है मैंने वही किया है। इसके बदले अगर कबीले के लोग या फिर दूसरे कबीले के लोग मुझे बुरा समझता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस टाइम बेंचा वो कबीले के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। वो हर कबीले की राजा को भड़काई है ताकि वो सब एक हो जाए और वो मुझे अपनी जगह से हटा के वो बेंचा बैठ सके। बैंकिंग कहता है तुम घर बैठ के सारा कुछ तो पता कर लिया है, और क्या तुम इस चीज़ से निकालने के लिए कुछ सोचा है? वांग जी कहता है कुछ नहीं, मैं बस बेंचाओ की इंतज़ार कर रही हूँ वो कब अगला कदम उठाए। वैनकिंग कहता है क्या तुम खुद को बर्बाद करने के लिए रेडी हो? वांग जी कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वैनकिंग कहता है अगर तुम पहले वाला वो राजा होते, वो हैंगवन जून होते, तो अब तक बेंचाओ को यहाँ से निकाल दिया होता, तो अब तक बेंचाओ कहीं पर भी नहीं रहता। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि तुम यहाँ बैठ के बस अपनी बर्बादी का इंतज़ार कर रही हो? वांग जी हंस पड़ता है। वैनकिंग कहता है हंस क्यों रही हो? इसका वजह क्या वो विंग है? वांग जी थोड़ा सीरियस होता है और कहता है तुम विंग को इस बीच में क्यों लेकर आई हो? तो वैनकिंग कहता है मुझे तो ऐसा ही लगता है। वांग जी कहता है ऐसी बात नहीं है, मेरा जो भी निजी मामला है वो मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ, और मैं अपनी निजी मामलों के लिए मैं अपनी कबीले के लोगों की बर्बादी नहीं चाहता। वांग जी कहता है मैं बस इसलिए चुप बैठा हूँ, मैं अपनी कबीले के लोगों के बारे में सोचना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आखिर मेरे कबीले के लोग मेरे बारे में क्या सोचता है। दूसरे कबीले के लोग मुझे नहीं जानता, दूसरे कबीले के लोग सिर्फ इतना जानता है कि मैं एक निर्दयी राजा हूँ, पर मेरे कबीले के लोगों को तो पता है मैंने उन लोगों के लिए क्या क्या किया है। अगर मेरे कबीले के लोग चाहता है कि मेरी जगह पर बेंचाओ बैठ जाए और वो एक अच्छा राजा बन सकता है, तो मुझे लगता है यही सही है। अगर सच में बेंचाओ वो मेरी जगह पर बैठ के वो कबीले की रक्षा कर सकता है, तो मैं अपनी सीट से हट जाऊंगा। तभी वैनकिंग कहता है पर क्यों, क्यों तुम अपना जगह छोड़ोगे? वांग जी कहता है आखिर इस जगह में है क्या? कुछ नहीं है, बस परेशानी है, बस लोगों की आंखों में नफरत है, लोगों के दिल में मैं चुभता हूँ। मैं कुछ भी करने की कोशिश करूँ फिर भी मैं एक बुरा राजा हूँ। तो अगर मुझसे बेहतर कोई आ सकता है, इस जगह को संभाल सकता है, इस कबीले को संभाल सकता है, मुझसे ज़्यादा समझता है, तो ठीक है ना, लेने दो। मैं इस बार अपनी पावर से नहीं अपने दिल से काम करना चाहता हूँ। अगर मेरे कबीले के लोग मुझे चाहता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर मेरे कबीले के लोग मुझे अपनी जगह से हटाना चाहता है तो मैं हट जाऊँगा। वैनकिंग कहता है मुझे लगता है तुम अब वो वांग जी नहीं रहे, तुम कुछ और ही बन चुके हो, और ये अच्छा नहीं है। एक राजा वो होता है जो अपनी कबीले की भलाई सोचता है, और कबीले की भलाई सिर्फ तुम हो, वो बेंचाओ नहीं है। तुम विंग के प्यार में इतना पागल हो चुके हो कि तुम अपना जिम्मेदारी भूल रही हो, तुम अपना जिम्मेदारी छोड़ रही हो। वांग जी कहता है वैनकिंग मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा कह के वांग जी बस चुपचाप बैठ जाता है। वैनकिंग समझ गया था वांग जी को समझना मुश्किल है और समझाना भी मुश्किल है, इसलिए वैनकिंग वहाँ से चला जाता है। वैनकिंग बहुत ज़्यादा परेशान था जिस तरीके से वांग जी ने अपना काम अपना जिम्मेदारी छोड़ रहा था, और वांग जी बस वेट कर रहा था बेंचाओ की अगले कदम की। फाइनली और 2 दिन बीत गया था, और 2 दिन बाद अचानक से महल में हमला होता है। ये था बेंचाओ। बेंचाओ ने महल में हमला कर दिया था। जब बेंचाओ वो तलवार लेके वो वांग जी के सामने रेडी था, बेंचाओ को लगा था कि शायद वांग जी उसके साथ लड़ाई करेगा, पर वांग जी चुपचाप शांत बैठा था अपनी किंग वाली सीट पर। बेंचाओ कहता है क्या तुम लड़ना चाहोगे? वांग जी कहता है मैं इस बार लड़ाई नहीं करूँगा। बेंचाओ कहता है हाँ क्यों लड़ाई करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मेरे साथ कई कबीले के किंग हैं, तो तुम हार जाओगे। वांग जी उठ के खड़ा होता है और कहता है बेंचाओ तुम गलत हो, अगर मैं सच में लड़ाई में लग जाऊँ तो मेरे सामने तुम सब कुछ नहीं हो, मैं एक ही झटके में सबकी सर धड़ से अलग कर दूँगा। तभी बेंचाओ कहता है तो तुम डर क्यों रही हो? वांग जी कहता है मैं डर नहीं रहा, बस मुझे लड़ाई करने में कोई मन नहीं है, और वो भी तुमसे। वांग जी कहता है मुझे तुमसे और तुम्हारे साथ जो भी राजा है उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं बस चाहता हूँ मेरे कबीले के लोग क्या चाहता है। अगर वो लोग तुम्हें राजा के हिसाब से मान लेता है तो मैं खुशी खुशी मैं मेरा जगह छोड़ दूँगा। बेंचाओ कहता है क्या सच में? वांग जी कहता है हाँ
मैं खुशी खुशी अपना जगह छोड़ दूंगा। तो बेंचो कहता है तो फिर ठीक है, सारे कबीले के लोगों के सामने ही ये बात तय होगा। वांगजी कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। कल सुबह 10 बजे खुले मैदान में आ जाओ, हम दोनों आमने सामने रहेंगे, वहाँ पर वोटिंग चलेगा। अगर सारे कबीले के लोग और तुम्हारे साथ जितने भी सारे राजा हैं वो सारे लोग तुम्हें सपोर्ट करता है तो ये सीट तुम्हारा है, और अगर मुझे सपोर्ट करता है तो ये सीट मेरा है। अब लड़ाई से नहीं, बातों से लड़ा जाएगा। तो अभी बेंचो कहता है ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मैं इस बात के लिए रेडी हूँ। देरी ही सही, तुम्हारे पास दिमाग लौट कर आया। क्या ये दिमाग तुम्हारे हस्बैंड ने दिया है तुम्हें? जो भी हो, शादी करके तुमने एक काम तो अच्छा किया है, तुम्हारे पास दिमाग लौट कर आया है। तो वांगजी कहता है मेरे पास दिमाग पहले से था, अब भी है, इसके बाद भी रहेगा, बस तुम अपना काम अच्छे से करना। ऐसे कह के वांगजी फिर से अपनी जगह पर बैठ जाता है। जैसे कि तय हुआ था, कल सुबह 10 बजे खुले मैदान में वोटिंग चलेगा, और सुबह की 10 बज रहा था, खुले मैदान था, चारों तरफ लोग बैठे हुए थे जहाँ पर लड़ाई होता है, कंपटीशन होता है राजा की महल में। एक तरफ वांगजी था, दूसरी तरफ बेंचाओ था, और सारी कबीले के लोग था, कई सारे राजाओं भी था। वहाँ पर लोटस फूल के कबीले के भी लोग भी था, वहाँ पर जैनचन और यानली भी था, और यांगदाओ भी था। यांगदाओ वांगजी के सपोर्ट में था। यांगदाओ चाहता था कि इस सीट पर सिर्फ वांगजी ही रहे, क्योंकि ये जगह सिर्फ वांगजी ही संभाल सकता है और कोई नहीं। क्योंकि यांगदाओ भी एक राजा था। यांगदाओ को पता है कि हैंग वनजून वो किसी के ऊपर दया ज़रूर नहीं दिखाता, पर वो अपनी कबीले के लिए सही है, वो अपनी कबीले के लिए जी जान लगा देता है। वो जितना मेहनत किया है शायद बेंचो इतना मेहनत नहीं कर पाएगा। और इस सारे लोगों के बीच में विंग भी था जहाँ पर वेंचिंग खड़ा था। वांगजी सबके सामने उठ के खड़ा होता है और वो कुछ लेक्चर देने लगता है, जैसे कि अगर कबीले के लोग चाहे वो इस सीट से हट जाएगा, अगर कबीले के लोग चाहे तो बेंचा को उसकी जगह दिया जाएगा। वांगजी बहुत सारे बातें किया था, जिसमें से वांगजी अपने कबीले के लोगों को यही समझाया था, उन लोगों की मर्जी से वांगजी वो सीट लेना चाहेगा। अगर उन लोगों की मर्जी हो कि उस सीट पर, उस किंग वाले सीट पर सिर्फ बेंचा होना चाहिए, तो वो सीट खुशी खुशी छोड़ देगा। या फिर अगर कबीले के लोग ये चाहता है कि वो सीट पर सिर्फ वांगजी का हक है, वांगजी रहना चाहिए, तो वांगजी वहाँ पर रह जाएगा। सिर्फ लैन कबीले के लोगों की वोटिंग के ऊपर ये सीट उसको मिलेगा जो इसका हकदार है। पर बेंचाओ ने इस कई दिनों में सारी कबीले के लोगों को भड़का दिया था, और कई सारे राजाओं को भी भड़का दिया था। जो राजाएं वांगजी के साथ जो भी लेन देन की मीटिंग्स चलता है, उनका काम चलता है, वो सारे लेन देन के लिए वो मना कर दिया था। अगर वांगजी वो राजा रहेगा तो वो ये लेन देन नहीं रखेगा। 1 साल के बाद वो बेंचाओ के साथ लेन देन करेगा। कई सारे कबीले के किंग चाहता था कि बेंचाओ किंग बन जाए, और वांगजी बस अपनी कबीले के लोगों के ऊपर भरोसा कर रहा था। कई राजा कितना भी कह दे कि उसके साथ कोई लेन देन नहीं रखना चाहता, इससे वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस चाहता था कि उसके कबीले के लोग क्या चाहता है, क्योंकि वांगजी अपनी कबीले के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उन लोगों की वजह से वो बहुत कुछ किया है। अब प्यार दिखाने की बारी, जिम्मेदारी लेने की बारी अब कबीले के लोगों की था। पर बेंचो इतना ज़्यादा भड़का दिया था कि सारे कबीले के लोग, मतलब ज़्यादातर लोग बेंचाओ को राजा के तौर पर चुना था, और कुछ ही लोग था जो वांगजी की साइड पर खड़ा था, और राजमहल के कुछ ही लोग था जो वांगजी के सपोर्ट में था। बाकी सारे लोग तो बेंचाओ के सपोर्ट में ही था। ये देख के वांगजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है कि उसके इतने सारे लोग, इतने सारे राजा, इतने सारे कबीले के सारे बेंचाओ की तरफ है। पर वांगजी इस टाइम इतना ज़्यादा टूट गया था, पर वो रो नहीं पाता है, इसलिए बस रोता नहीं है, बस बहुत ज़्यादा टूट गया था। इतना टूट गया था कि वांगजी कह नहीं सकता। सारे लोग वांगजी को बॉयकॉट कर रहा था, सारे लोग बेंचाओ के नारे लगा रहा था। सबको बेंचाओ के लिए नारे लगाते हुए देख के वांगजी डिसाइड करता है। वांगजी सबके सामने कहता है तो फिर ठीक है, अब सबने डिसाइड कर लिया है, आप लोग बेंचाओ को राजा के तौर पर मानते हो, आप लोग चाहते हो कि इस लैन क्लन के राजा बेंचाओ बने, तो सही है, आज से लैन क्लन का राजा मैं बेंचाओ को घोषित करता हूँ, आज से और अभी से। वैनचिंग कुछ कहने जा रहा था, तभी वांगजी वो अपनी आंखें दिखा के वैनचिंग को चुप करा देता है, क्योंकि वैनचिंग को ये मंजूर नहीं था। वैनचिंग चाहता था इस लैन क्लन का राजा सिर्फ वांगजी बने। वैनचिंग नहीं चाहता था वो बेंचाओ बने, भले वो उसका सगा भाई है, पर वैनचिंग को पता है कि बेंचाओ एक घटिया इंसान है। वांगजी के सपोर्टर के कुछ लोग था जो इस बात से अफसोस कर रहा था कि वांगजी अपनी पोजीशन से हट रही है,
और वेंचो खुश हो रहा था। वांग जी फिलहाल वो विंग की तरफ अपनी हाथ बढ़ाते हुए कहता है, विंग हमें चलना चाहिए। जब वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है तब वेंचो कहता है, रुको। वांग जी वेंचो की तरफ देखता है। वेंचो वांग जी की तरफ आगे आते हुए कहता है, तुमने अभी ये घोषित किया ना कि मैं इस लैंड क्लैन का राजा हूँ। वांग जी कहता है, हाँ तुमने सही सुना, मैंने यही कहा था। तो वेंचो कहता है, तो फिर इस लैंड क्लैन का राजा होते हुए मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ खुश है? तो वांग जी कहता है, वेंचो भले ही तुम राजा हो पर ये हमारा हस्बैंड एंड हस्बैंड का बीच की बात है, तुम बीच में नहीं आ सकते हो। तो वेंचो कहता है, हाँ अगर यही बात तुम्हारे हस्बैंड का है तो फिर ठीक है। अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो एक राजा होने के नाते मुझे लगता है मुझे बीच में आना चाहिए। तो विंग आप बताइए कि आप हस्बैंड के साथ खुश हो? मुझे जहाँ तक पता है आप खुश नहीं हो। आपके हस्बैंड आपको एक रूम में कैद करके रखता है। अगर आज आप अपनी हस्बैंड की साइड होकर अपनी हस्बैंड को बचा के यहाँ से जाना चाहते हो, अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप मेरे पास नहीं आ सकोगे। अभी मौका है, अभी आप सच बोल सकते हो, शायद मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। तभी वांग जी कहता, वेंचो ये हम दोनों का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। तभी वेंचो कहता है, मैं इस लैंड क्लैन का राजा हूँ तो इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो और ये डिसीजन और ये फैसला विंग को लेने दो। तो वेंचो कहता है, तो विंग अगर आप चाहते हो तो आप अपने हस्बैंड के साथ जा सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो आपके भाई और आपकी बहन वहाँ दूर खड़ा है, आप उनके पास जा सकते हो। मैं इस कबीले का राजा हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ते कहता है, विंग इसकी बात मत सुनो, तुम मेरे साथ चलो। तो विंग वांग जी की तरफ अपनी हाथ नहीं बढ़ाता। वांग जी कहता है, विंग कहता है, मुझे आपके साथ नहीं जाना। तब वेंचो हंस पड़ता है और वांग जी और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। पहले वांग जी को एक धक्का लग चुका था अपनी कबीले के लोगों से। अपनी कबीले के लोगों ने वांग जी को धोखा दे दिया था। वांग जी ने इतने साल से जो अपनी कबीले के लोगों के लिए किया था वो एक पल में, एक झटके में वो सब भुला दिया था। और वांग जी को विंग से उम्मीद नहीं था, उसे लगा था सब लोग उसे छोड़ सकता है, पर विंग भले उसे प्यार न करे, शायद नफरत करता है, पर विंग शायद उसका साथ नहीं छोड़ेगा। पर विंग वांग जी के साथ जाने के लिए मना कर रहा था। विंग कहता है, मुझे खुले आसमान पसंद है, बंद कमरा मुझे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं अपनी बहन और भाई के साथ जाना चाहूँगा। तभी वांग जी कहता, विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगा। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैंने कोशिश किया था वन शॉट में ख़त्म करने की, पर स्टोरी काफ़ी लॉन्ग है और मेरे पास कुछ और आइडिया भी आ चुका है स्टोरी को थोड़ा और लॉन्ग बनाने के लिए। भले आप लोगों को पसंद हो या फिर ना हो, मुझे यहीं पर ख़त्म करना पड़ रही है, तो मैं 2 शॉट जल्दी लेकर आऊँगा। तो वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।